आई स्टिल थिंक एक्टिंग इज़ नॉट माई फर्स्ट लव. 2024 में मेरी 4 फिल्म्स आई. मुझे प्रमोशंस करना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है. आई लव मीटिंग पीपल, आई लव टॉकिंग टू दैम. बट आई ऑल्सो थिंक कि ओवरऑल इंडिया में फ़िलहाल जो माहौल चल रहा है उसमें जो जिस तरह का माहौल रीजनल फिल्म्स का है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यही आईपीएल ने हमें ये सारे बड़े स्टार्स दिए, बड़े क्रिकेटर्स दिए. बट इट वाज रोहित शर्माज आइडिया कि मुंबई में जब हम लैंड करेंगे तो हार्दिक पांड्या विल लिफ्ट द ट्रॉफी. जब भाई शर्ट उतारे और फिर जब नाचने लगे, वो एक यूफोरिया है. तो हमें ये नहीं मालूम कि कौन सी फिल्में हिंदी से साउथ में रीमेक हुई थी. 3 इडियट्स भी बन चुकी साउथ में, ठीक है. विजय थालापति ने किया था आमिर खान वाला रोल. अब ये कितनों को पता है. ग्लोबली लापता लेडीज़ की जो बात है वो ऑस्कर में जाने तक की हमने बात की. लेकिन आप मुझे बोलोगे कि मंजूमल बॉयज़ देख लो तो मैं 2 बार देखूंगा. मतलब अगर मैं एक्टर नहीं भी होता तो भी मुझे वो चीज़ समझ में आती. तो वो कितनी बेहतरीन फिल्म है. आज के जो हमारे गेस्ट है वो गुजराती सिनेमा के बहुत ही जाने माने सेलिब्रिटी है. और थैंक यू भाई हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए. माय प्लेजर. थैंक यू सो मच परीक्षित भाई, क्योंकि एक चीज़ मैं पॉडकास्ट की शुरुआत में ही कहूँगा आपसे जी. कि अभी तक जितने भी सेलिब्रिटीज़ को हमने कांटेक्ट किया है, मैसेज किया है, फर्स्ट वन आप हो. इसलिए मैं नहीं कह रहा कि बटरिंग करने के लिए, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ. हाँ. और ये क्वेश्चन भी है मेरा कि जैसे ही मैंने आपको मैसेज किया विद इन 1 डे आपका रिप्लाई आ गया था. हाँ. और आपने सामने से मुझे नंबर सेंड किया था. जी. क्योंकि मैंने कई बार ये सारी चीज़ें, मैंने थोड़े बहुत टेंट्रम्स देखे हैं. मैं जो है सच बताऊंगा आपको. सो क्यों इतना हम्बल, और अच्छी बात है. बट एक मुकाम पे पहुंचने के बाद नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्युइनली थैंक यू फॉर हैविंग मी. मुझे बातें करना ही बहुत पसंद है. और उसमें जब तुम्हारी फील्ड का या फिर ऐसा कुछ जो कॉमन इंटरेस्ट हो उसके बारे में बात करना हो, देन इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग. और रही बात उसकी, तो आई डोंट नो वाई कथन. बट मैं एक्टर इसलिए नहीं बना था क्योंकि ये सारी उसकी बाई प्रोडक्ट्स है. या फिर मैं एक्टर कभी बनना ही नहीं चाहता था शायद. तो मेरे लिए ये लालच नहीं थी कभी कि एक्टर बनूंगा तो फेम आएगी और पैसे आएंगे और लोग मेरे पीछे भागेंगे और मैं उनको पीछे भागने दूंगा, लेकिन मैं भाव नहीं दूंगा. तो ये कभी अट्रैक्ट मुझे नहीं करता एज ह्यूमन. अगर कोई और करे तो फिर मैं वो क्यों करूँ. तो आई डोंट नो व्हाई, इट वाज वेरी ह्यूमन एंड सिंपल कि आपने सामने से कांटेक्ट किया है तो आई शुड रिस्पॉन्ड. ऐसे बहुत सारे लोग होंगे शायद अभी भी जो शायद इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं शायद रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया. तो सॉरी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा वो क्या बोलते हैं टेक्स्ट सेवी ऐसा कुछ जो भी है वो नहीं हूँ मैं. आई जस्ट नो भाई वॉइस नोट सेंड करते हैं. हाँ, मुझे वॉइस नोट. हाँ वॉइस नोट्स ज़्यादा पसंद है. तो बट या मतलब इसमें कुछ मैंने ज़्यादा कुछ ग्रेट नहीं है. इट्स वेरी नॉर्मल. और अभी लाइफ में क्या चल रहा है? मूवीज? पिछले 1 महीने से, एक तो नहीं लेकिन 15-20 दिन से मैं बहुत ही ज़्यादा चिल मोड में हूँ. 1-1.5 साल बाद ऐसा टाइम आया कि जब मैं काम नहीं कर रहा. तो आई थिंक वो जब काम नहीं कर रहे होते और उसके बीच में काम कर रहे होते और जब नहीं कर रहे उसके बीच में जो ब्रेक आता है तो वो अच्छा भी है, ज़रूरी है. क्योंकि वरना फिर ओवरलोड हो जाता है. जैसे कि 2024 में मेरी 4 फिल्म्स आई. मुझे प्रमोशंस करना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है. आई लव मीटिंग पीपल, आई लव टॉकिंग टू दैम. लेकिन फिर एंड में मैं थोड़ा वो हो गया था कि यार नहीं यार अब, हाँ एग्जॉस्ट, या फिर मुझे रिपीटेटिव लग रहा था. तो मुझे लगा कि अगर उसके बाद वापस कोई 5वीं फिल्म होती या तुरंत ही 15 दिन बाद कुछ और होता तो मैं शायद उतने मन से नहीं कर पाता. तो मैं खुश हूँ कि अभी 15-20 दिन मेरा खाली और भरा हुआ भी उस सेंस में भी है कि आई एम ऑलरेडी इनटू माय, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रेपिंग फॉर माय नेक्स्ट फिल्म. फ़िलहाल तो बाहर से हो रहा है सब, क्योंकि स्क्रिप्ट को लेके फिर डायरेक्टर के साथ बैठ के वो होगा. बट आई एम स्टार्टिंग माय नेक्स्ट फिल्म फ्रॉम 2 फरवरी. तो उसकी सब प्रिपरेशन चल रही है. आपने अभी तक जितनी भी फिल्म्स की है ना, उसमें कुछ ना कुछ यूनिक फैक्टर रहा है. सो जब भी आप कोई स्क्रिप्ट सिलेक्ट करते हो तो आपने एक माइंडसेट अपना प्रिपेयर कर लिया है कि नहीं, अगर फिल्म अगर मुझे चूज करनी है तो ये क्राइटेरिया तो होना ही चाहिए? हाँ, मतलब या तो पैसे हो सॉलिड. नहीं, जेन्युइन मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि या तो ये, बहुत अच्छे पैसे हो. मतलब ऐसा नहीं कि मतलब पैसे के लिए कुछ भी कर लेंगे. या तो फिर नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
ऐसी ऐसी बात हो, ऐसी स्टोरी हो, ऐसे कैरेक्टर्स हो जो पहले नहीं मैंने पोर्ट्रे किया। तो दैट इज़ द मोस्ट प्राइमरी थिंग कि यार मैंने ऐसा कैरेक्टर प्ले नहीं किया, ना ही मैंने ऐसी किसी स्टोरी का पार्ट पहले रह चुका हूँ। तो वो मोस्ट प्राइमरी थिंग होता है। रही बात पैसे की, तो आई डोंट थिंक कि हम में से किसी भी एक्टर को इतने सारे पैसे मिल जाते हैं, यहाँ पे गुजरात की बात कर रहा हूँ, कि हम फिर कुछ भी कर ले उसके लिए। बट या आई थिंक स्टोरी, कैरेक्टर्स, and then it follows by so many things, the director, money, and every other criteria. So जैसे पैसे की बात की, so is it the actor or the whole industry is developing, that's why पैसा कम फ्लो हो रहा है? Of course the whole industry, 110% the whole industry। और ये एक दो चीज़ें ही हैं जो मैं आई थिंक दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि सब एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, विच इज़ गुड। मैं पॉजिटिवली कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि कुछ 5 लोग ही ट्राई कर रहे हैं तो दिक्कत होती है कि यार सिर्फ 5 लोग मिलके कैसे इंडस्ट्री को पूरा बूस्ट करेंगे। बट आई ऑल्सो थिंक कि ओवरऑल इंडिया में फ़िलहाल जो माहौल चल रहा है, उसमें जो जिस तरह का माहौल रीजनल फिल्म्स का है वो ज़्यादा अच्छा है। हमें ऐसा है कि गुजराती फिल्म्स वर्क कर रही है, नहीं कर रही है, बॉक्स ऑफिस ये वो, लेकिन जब आप बम्बई जाओगे, आप बम्बई के हिंदी फिल्म के डायरेक्टर्स से मिलोगे, तो उनको जो 3-4 नाम पता है फिल्म्स के, वही बोलोगे यार बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं गुजराती में, बहुत अच्छी फिल्म्स बन रही है, उसके रीमेक्स भी बन रहे हैं, जो कि सच है। आई थिंक द ओनली थिंग विच वी आर लिटिल बिट मोर लैकिंग एट एज ऑफ नाउ इज बॉक्स ऑफिस नंबर्स, क्योंकि आफ्टर ऑल ये बिजनेस है, पैसे आएंगे, पैसे तो फ्लो होने चाहिए, तभी सबको पैसे मिलेंगे, तभी और अच्छा सारा इक्विपमेंट्स, अच्छे एग्जीक्यूशन करने के तरीके, क्योंकि बातें तो है, स्टोरीज तो है, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन के लिए जो भी सामान चाहिए, जो भी सामान, वो टेक्निकली हो या फिर इंसान के रूप में हो, वो हम ले पाएंगे। आई थिंक ऑडियंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना इसमें। या ऑडियंस भी करती है यार, क्योंकि लेकिन मैं ना थोड़ा हम प्रमोशंस में जाते तो काफ़ी बार ये कहते हैं हम लोग कि गुजराती छो એટલે गुजराती फिल्म जो, पर मैं थोड़ा उससे डिफर ये करता हूँ कि सिर्फ गुजराती हो इसलिए गुजराती फिल्म देखे, तो ऐसा तो हमने भी क्या, मतलब उनको ऐसी कौन सी थाली दे दी है सर्व करके कि वो गुजराती फिल्म्स देखें। हमें भी ऐसा कंटेंट बनाना पड़ेगा, और जब जब ऐसा अलग और जेन्युइन कंटेंट बनाए तो लोगों ने जाके देखा ही है। पर हैविंग सेड दैट, आई ऑल्सो फील कि गुजराती ऑडियंस थोड़ा कम जा रही है गुजराती फिल्म्स के लिए। अगर आप अभी चले जाओगे PVR पैलेडियम में, मेरी फिल्म अभी आई है 31st, शोज़ जा रहे हैं, अच्छे शोज़ जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं देखने, लेकिन फिर तो कोई वहाँ के जो भी है उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, हमें मलयालम फिल्म चलानी है। तो मुझे दिक्कत मलयालम फिल्म से नहीं, मुझे दिक्कत ये है कि उसको तो हमें क्यों नहीं यार, हम गुजरात की फिल्म, गुजरात मलयालम, अगर केरला में जाओ तो वहाँ की फिल्म हटा के गुजराती फिल्म चलाने देंगे कभी? आई डोंट थिंक ऐसा हो सकता है वहाँ पे। तो गुजरात की तो खासियत ही है कि हम सबको एक साथ लेके चलते हैं। हमारे वहाँ पे पंजाबी भी उतना खाया जाता है, हमारे वहाँ पे साउथ इंडियन, चाइनीज़, गुजराती थाली, एवरीथिंग। तो गुजराती को भी वो स्पेस मिलनी चाहिए, तो ऑडियंस को भी थोड़ा प्यार दिखाना पड़ेगा। पिछली 2-3 मूवीज़ में ये चीज़ें हमें देखने को मिली है, फ्रॉम दिवाली, कि जहाँ पर बड़ी पिक्चरों की वजह से ये चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ बॉक्स ऑफिस। या लोग भी कम जा रहे हैं तो नहीं, ऑफ कोर्स। और थिएटर वाले एक हद तक गलत भी नहीं, क्योंकि उनका भी बिजनेस है यार, उन्हें भी रन करना है। हाँ, सो दे हैव टू रन द थिएटर, स्पेशली आफ्टर कोविड, जो उनको इतना ज़्यादा हिट हुआ है जो कोविड में, वो सारी रिकवरी हो जो है उसको चलाना हो, उनका स्टाफ हो, उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वगैरह, तो वो सही है उनकी जगह पे। लेकिन अगर ऑडियंस और ज़्यादा देखने जाएंगी, और मैं खास करके अच्छी गुजराती फिल्म्स की बात कर रहा हूँ, कोई भी है तो चले जाओ देखने, वो मेरी हो या किसी और की भी हो, आप कुछ भी है ऐसा नहीं, आप ट्रेलर देखो, वो सारे जो भी इन्वॉल्व लोग हैं उन लोगों के इंस्टाग्राम पोस्ट्स देखो जो फिल्म के रिलेटेड हो, ताकि आपको आइडिया है कि ये फिल्म किस जोन की है, कैसी बनी है। सॉन्ग्स देखो, जो भी कंटेंट आता है, और फिर डिसाइड करो। लेकिन वो तो देखो, आप वही नहीं देखना चाहते, क्योंकि यार गुजराती तो यार हाँ पहला करता है सारू बने, पहला क्यों हुआ, तो इतना ही बोलते हैं, पर फिर क्या, आपको 3-4 फिल्म्स के नाम ही पता है। आपके 2025 के लिए क्या प्लान्स है अभी? क्योंकि एक तो अभी आप शूट शुरू करोगे। आई विल स्टार्ट अ शूट अभी फेब में। एक मैंने बहुत ही स्क्रिप्ट वाइज बहुत ही अमेजिंग स्टोरी शूट की है,
जिस फिल्म का नाम है एंटीप्रेन्योर एंड Entrepreneur. नॉट एंटरप्रेन्योर, Entrepreneur. या इट इज़ अबाउट 6-7 फीमेल्स, 6-7 फीमेल्स की बात है कि जो टर्न्स इनटू एंटीप्रेन्योर्स। और गुजरात हमारे तो शाहरुख खान ने भी कह दिया कि गुजरात की हवा में व्यापार है साहब। तो फिर ये वही औरतें हैं जो आपके मेरे आसपास गुजरात में बसती है और कहीं उनको शायद मौका नहीं मिला उनकी ये बिजनेस स्किल्स दिखाने का। और फिर जब उनको मौका मिले तो फीमेल्स क्या क्या कर सकती है उसके बारे में ये बात है। इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड, वेरी हार्ट टचिंग एंड येट वेरी सेंसिटिव फिल्म। एंड मुझे इस बात का मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि ऐसी फीमेल ओरिएंटेड फिल्म में आई एम प्लेइंग अ मेल हु इज़ अगेन रिटन बाय अ फीमेल। तो ऐसे जो मेल्स हमारे आसपास रियल लाइफ में होते हैं तो वो असली हीरोज़ होते हैं, मैं मानता हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आया, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। वो रिलीज़ होगी, हम लोगों ने शूट कर लिया है, डबिंग भी हो गया। लेट्स होप कि फर्स्ट क्वार्टर में रिलीज़ हो 2025 के। एंड ऑल्सो आई शुड मैंशन दिस के इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सिनेमन प्रोडक्शंस। तो रॉन्ग साइड राजू के बाद वो फिल्म लेके आ रहे, तो कुछ नया मसाला ही कुछ नया होगा एंड धमाकेदार होगा। लेट्स होप। वेरी नाइस भाई। आप थोड़ा 31 के बारे में भी बात जी, करते हैं। जी। जब ये मूवी आई, जब आपने कहा कि फीमेल्स ने देखी और कनेक्ट भी किया है, हैव यू रिसीव्ड एनी मैसेज के जहाँ पर लड़कियों ने आपको, क्योंकि क्या होता है फेस आप हो और उसके साथ साथ जो एक्ट्रेस हैं वो है श्रद्धा है, सब है, तो आपको ग्रुप में या फिर इंडिविजुअल का भी ऐसे मैसेज आया कि थैंक यू ये पॉइंट रेज करने के लिए, या फिर बहुत सारे ऐसे आए, बहुत सारे जेन्युइनली ऐसे बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए, लेकिन जो 2-3 बहुत ही हाईलाइटेड या बहुत ही शॉकिंग रिस्पॉन्सेज थे, जैसे कि सूरत में हम लोग प्रमोट कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली उस पर्टिकुलर दिन मैं नहीं गया था, आई वॉज नॉट इन अहमदाबाद, तो मैं सूरत नहीं जा पाया था सब टीम के साथ, लेकिन हितू सर, हेमांग दवे, ये सारे हमारे डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर सब गए थे। तो वहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में वो लोग प्रमोट कर रहे थे फिल्म को, और बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो ऐसा नहीं था कि जैसे हर हमारी दूसरी गुजराती फिल्म होती है हंसी मजाक के साथ प्रमोट किया वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं था। तो बहुत ही सीरियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म के बारे में बात कर रहे थे, जो भी मैसेज है वो उसके बारे में बात कर रहे थे। और फिर वहाँ कुछ होंगे 1000-2000 बच्चे, स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स वगैरह। तो उनमें से एक प्रोफेसर ने माइक लिया, फीमेल प्रोफेसर, और बोले कि सर आई हैव ऑल्सो बीन पार्ट ऑफ दिस, मेरे साथ भी ये हो चुका है और मैं वो कभी नहीं भूल पाऊँगी, लेकिन मैं ये चीज़ इंश्योर करती हूँ कि मेरे आसपास कभी भी किसी के साथ ये होगा तो मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से डील करूँगी और उसको सिखाऊंगी कि ऐसी चीज़ को कैसे डील किया जाता है। तो आई थिंक जहाँ पे आप काम करते हो, जहाँ पे आप टीचर हो, उन स्टूडेंट्स के सामने, उन प्रोफेसर्स के सामने ये चीज़ एक्सेप्ट करना और पावरली एक्सेप्ट करना और बोलना कि ये चीज़ गलत है, इसको रोकना चाहिए, थैंक्स फॉर मेकिंग दिस फिल्म, मुझे हिम्मत मिली है कि मेरे आसपास ये हो कभी तो मैं उसको रोक पाऊँ। तो आई थिंक वहाँ पे बहुत बड़ा अचीवमेंट था ओवरऑल टीम का, एक्टर्स, स्पेशली द राइटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, क्योंकि ये थॉट उनका था, उन्होंने बीज को बोया और फिर पेड़ बनाया। हम लोग तो छोटी छोटी ब्रांचेस है। तो ऐसे बहुत सारे फीडबैक्स मिले, बहुत फीडबैक्स मिले। पर आपके करियर का ये नया ब्रांच था एज एन विलन, यस, है ना? सो हर बार एज अ हीरो, ठीक है, सपोर्टिंग रोल से हीरो से फिर विलन, सो वो स्विच हाउ वाज इट? सो आई टेल यू, बेसिकली हमने ये फिल्म 2022 में शूट की थी और तब मैं ऑलरेडी दो फिल्में मैं ऑलरेडी एज लीड शूट कर चुका था। तो हमारे वहाँ पे लीड एक्टर्स तो हीरो होते हैं, वो तो या तो मारेंगे या तो गाना गाएंगे या तो फिर अच्छा बच्चा है। लेकिन आफ्टर ऑल तो हम है कलाकार, एक्टर, तो हमें तो अलग अलग सारे जोन को एक्सप्लोर करना है, हमें वो सारे जोन में जाना है जहाँ पे शायद इंडिविजुअली एज परीक्षित में ना जा पाऊँ। तो जब ये फिल्म की बात आई और इस फिल्म के जो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे महर्षि पटेल, ही इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड, इज़ लाइक अ ब्रदर, हम लोग साथ में थिएटर करते थे। तो उसने बोला यार ये रोल है तो तू देख। मैंने बोला यार मुझे करना है यार विलन का रोल। फिर डायरेक्टर के पास बात पहुंची तो शायद उनको भी पहले ये लगा होगा कि यार पर परीक्षित क्यों करेगा नेगेटिव लीड।
फिर मैं सामने से जाके मिला उन सर को, प्रणव पटेल जो हमारे राइटर डायरेक्टर, मैंने बोला सर आई रियली वांट टू डू दिस। और मुझे उनका थॉट ये बहुत पसंद आया कि ही वाज लाइक कि एक्चुअली मुझे आपके जैसा ही चेहरा चाहिए, क्योंकि जनरली हमारे दिमाग में ये रहता है कि अगर रेपिस्ट है या विलन है तो वो काले कपड़े पहनते हैं, वो बाल बिखरे हुए रहते हैं, बहुत ही शायद श्याम होंगे और गले में सोने की चेन वगैरह, लेकिन हमारे अंदर का विलन या इंसान के अंदर का हैवान तो कैसा भी हो सकता है, बाहर से आप कैसे भी दिखो। तो आई वांट टू शो केस इट लाइक दैट। तो मैंने बोला डन सर, प्लीज़ करते हैं। और फिर मुझे ऐसा लगा कि यार रिस्क तो लेना ही चाहिए, क्योंकि एक ही तरह के रोल्स करते रहेंगे तो सबसे पहले बोर होने वाला इंसान मैं होऊंगा एंड देन दी ऑडियंस। तो मुझे सच में ज़्यादा टाइम नहीं लगा वो सोचने में या तय करने में कि मुझे ये करना है। परफॉर्म करने में लगा पर? हाँ, परफॉर्म करते वक्त जो खास करके जो रेप सीक्वेंस था दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हम बोलते हैं ना, ये सारे जितने भी हम पॉडकास्ट वगैरह करते हैं या किसी के सुनते हैं तो सारे एक्टर्स बोलते हैं कि हमें वो जोन में जाना पड़ा था, मुझे बिल्कुल आई हैव टू थिंक लाइक दैट पर्सन। अरे पर मैं रेपिस्ट की तरह कैसे सोचूं यार? वो मुझे नहीं सोचना है, वैसा मुझे नहीं बनना है। मतलब तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट था मेरे और मेरे कैरेक्टर के बीच में कि यार ये, और प्लस आफ्टर ऑल इट्स अ शूट, आफ्टर ऑल यू आर शूटिंग अ फिल्म, कट के बाद खत्म। हाँ, तो मतलब वो सीक्वेंस कभी लाइफ में इमेजिन ही नहीं किया कि ऐसे, और वो बहुत ही ऐसा, इट वाज नॉट अ नॉर्मल रेप सीक्वेंस। द फिल्म वाज बेस्ड ऑन दैट रेप सीक्वेंस व्हिच वाज बेस्ड ऑन अ ट्रू इवेंट जो 2003 में अहमदाबाद में हो चुकी है घटना, उसके ऊपर फिल्म है। तो बहुत ही सेंसिटिवली उसको शूट करना था। तो डायरेक्टर ने, राइटर ने पूरा मैकेनिकल रिहर्सल करवाया वगैरह वगैरह, लेकिन वो था डिफ़िकल्ट, और इसलिए शायद मुझे बहुत ज़्यादा नहीं याद है, क्योंकि मैं शायद उसको ख़त्म करने के बाद ज़्यादा जिया नहीं उसको। ऐसा नहीं था कि आई वॉज हैवी, मुझे ऐसा था कि यार पता नहीं ये कुछ तो था और कुछ सही नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे मेरा काम भी करना था। तो वो डिफ़िकल्ट था, वो पार्ट सच में बहुत डिफ़िकल्ट था। बट देन अगेन बीइंग प्रोफेशनल, वो सारी रिहर्सल्स वगैरह की, डायरेक्टर थे, को एक्टर प्राची, बाकी सारे एक्टर्स भी थे, तो बहुत अच्छे से हो गया था। सो को एक्टर ने आपको कुछ बताया लाइक, क्योंकि वो क्या होता है, एक सीन था, बट जब हम सोचते हैं ना उस सीन को, जब सीन कर रहे हैं तब हमें वो उतना डरावना या फिर ऐसा लगता है। सो आफ्टर सीन क्या कोई ऐसा डिस्कशन हुआ था आपका? मुझे हितू सर ने कमेंट बहुत सारी बातें कही थी, और हितू सर ने ये बोला था कि यार तूने वो वाला विलन नहीं किया है जो आके बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के उंगली दिखा के बोलता है कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तूने बहुत मैच्योरिटी के साथ परफॉर्म किया, और बहुत ही जो रियल के आसपास की जो होती है ना कनेक्टिविटी, वो तेरी एक्टिंग में दिखी। तो मैंने तो बहुत थैंकफुल हूँ, हितू सर मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई थिंक कमिंग इट फ्रॉम अ मेल एक्टर, मेल पर्सपेक्टिव, इट इज़ मोर वैलिडेटिंग। हाँ, कि यार, और ऑफ कोर्स उनका जो बॉडी ऑफ वर्क है, इतना सारा काम किया है, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट मिला था। बाकी मेरी श्रद्धा से या फिर प्राची से ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई अबाउट द सीन। ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली 31st को लेके प्रमोट कर रहे 12-13 दिन से, लेकिन मैं ही पूरी फिल्म नहीं देख पाया। तो वो भी है मुझे कि मुझे भी एक बार आराम से बैठ के देखना है कि कैसा क्या हुआ है। यहाँ से थोड़ा हटते हैं, थोड़ा लाइट मोड पे आते हैं, क्योंकि सो इन जनरल अभी लाइफ में क्या चल रहा है, करियर को अगर साइड पे रखे तो? कुछ थोड़ा ज़्यादा फोकस फ़िलहाल करियर पे है। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ कि जो एक्सट्रीमली करियर ओरिएंटेड था अपने स्कूल या कॉलेज डेज़ में। मैं बहुत ही प्रेजेंट में रहने वाला इंसान था, अभी भी हूँ, लेकिन अभी आई थिंक ऐसा हो गया है कि इतना सारा काम मिल रहा है, देन आई शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल, एंड I should take more care about my workplace atmosphere, the people I am working with. तो ये हो गया है। तो फ़िलहाल ऐसा होता है कि जब मैं काम नहीं भी कर रहा हूँ, जैसे कि अब तो भी मैं काम के बारे में सोचता रहता हूँ, which is not always good, which is not fair to my family sometimes, क्योंकि they want me to be relaxed, they want me to spend time with themselves. लेकिन जब मैं वो नहीं कर रहा हूँ तो 200% आई एम जस्ट विथ माई फैमिली। मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ रहना बहुत पसंद है। मुझे मेरी वाइफ, माई सिस्टर्स, माई नेफ्यू, एंड देन जितने भी फ्रेंड्स हैं उन लोग के साथ बैठना, गप्पे लड़ाना,
और फ्रेंड्स के साथ तो यार मतलब कुछ भी सेंसिबल बात नहीं करनी है, वो तय है। हाँ, वो सेंसिबल बात नहीं करनी है, इतना फिक्स है। कुछ भी सेंसिबल नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम एकदम वही like होना detox. चाहिए। हाँ, डिटॉक्स मतलब ऐसे पूरा सब निकाल ही दो, जो भी अंदर वो जो भी है, वो कपड़े वपड़े सब ऐसे निकाल के मन से ऐसे एम्प्टी हो जाओ, फ्री हो जाओ, क्योंकि वो जज नहीं करते। और ऐसा नहीं है कि 1-2 साल पुराने दोस्त हैं। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है मन, वो 12-13 साल पुराना दोस्त है, तो कितना ही जज कर लेगा। और उसने साले ने ये वो सब देखा है जो कि अब तो वो कहाँ मुझे छोड़ के जाएगा, और उसका भी सब मुझे पता है, तो वो उसके पास भी कोई है नहीं चांस। बोल सके हो। हाँ, तो वो सब। और आई थिंक फॉर मेल्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मीट देयर मेल फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारा जैसे फीमेल्स के बैगेजेस है, वैसे मेल्स के भी बैगेजेस हैं जो। और मेल्स को तो खास करके ये सिखाया गया है कि नहीं यार, रोते नहीं है, ये मत कर, अरे लड़कियों जैसा मत कर, नहीं अभी नहीं, अभी तो तुझे स्ट्रांगली ये करना है, ठीक है, बाद में, अभी नहीं, अभी नहीं। तो ये सब जो है उसमें कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना जो सबसे बेसिक थिंग है, वही नहीं कर पाते। तो जब मुझे ऐसा फ्रेंड मिला है, और मैं ऐसा हूँ, मेरे बाकी भी 2-3 फ्रेंड्स हैं जो जूनियर्स थे कॉलेज में, तो उनके साथ ऐसे हो जाता है कि अगर मन में कुछ है भी तो भी सब निकल जाता है। तो यू बिकम वेरी रिलैक्स्ड, यू बिकम वेरी ईजी, तुम्हें ऐसा लगता है कि हाइश अच्छा लग रहा है, बस ऐसा। उनसे ज़्यादा मूवीज़ की बात होती है, नहीं होती? आर्ट रिलेटेड बहुत होती है, जैसे कि मेरे जो जूनियर्स है, जैसे कि मेरा एक दोस्त है कुलदीप, फिर दिव्यो, आदित्य, फिर जो मेरे थिएटर वाला ग्रुप है जो सारे ही अभी फिल्म इंडस्ट्री में है, प्रशांत, पलकेश, रोहन, महर्षि, और भी बहुत सारे। तो वो सारों से मेरी फिल्मों के बारे में ज़्यादा बात होती है। ये जो फ्रेंड है मन, उसके साथ वो सारी बातें हो जो मैं यहाँ कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो शेयर करना, क्योंकि वो अगर शेयर किया तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। बट नहीं, म्यूज़िक के बारे में बहुत बात होती है उसके साथ, बिकॉज वो ही सिंग्स वेरी वेल, और म्यूज़िक के बारे में बहुत बात होती है, अलग अलग सॉन्ग्स, अलग अलग गज़ल, सूफ़ी सॉन्ग्स, इंडी सॉन्ग्स, इंडी म्यूज़िक, तो इसके बारे में बहुत बात होती है। आप ज़्यादा किस तरीके का म्यूज़िक प्रेफर करते हैं? मुझे इंडियन, आई वोंट से इंडियन क्लासिकल्स, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। एक तो मुझे हर तरह के सॉन्ग्स पसंद है, हर तरह के। इफ़ यू गो थ्रू माई प्ले लिस्ट तो तुम्हें हर तरह के सॉन्ग्स मिलेंगे, जैसे कि कुछ साउथ इंडियन सॉन्ग्स भी हो गए, मलयालम फिल्म्स के सॉन्ग्स हो गए, या तो फिर अपना काविश है, पाकिस्तान के जो काविश है, उनके सॉन्ग्स हो गए, कोक स्टूडियो हो गया, स्ट्रिंग्स जो बैंड है उनका कुछ हो गया, क्वीन जो बैंड है उनका कुछ हो गया, अभिजीत सावंत के पुराने जो मोहब्बत लुटाऊंगा वो भी हो जाएगा। तो अर्ली 2000 से लेके लेटेस्ट जो है, मैं इंग्लिश गाने कम सुनता हूँ, नॉट दैट आई डोंट लाइक इट, बट मुझे समझ कम आता है, बट कनेक्ट कम होता है, करेक्ट कम होता है। तो ये सारे तरह के गाने, बट मेजरली ऐसे सूफी। हर वीक का एक सॉन्ग होता है। हाँ, तो अभी कौन सा है आपका? हाँ, अभी जो है ना, उसका प्रोनाउंसिएशन, थैंक यू सो मच यार, मैं बहुत गुनगुना रहा हूँ। उसका प्रोनाउंसिएशन है मनव्याला किंचरा, इट इज संग बाय आगम, और आई थिंक इंडी सॉन्ग है। और मैंने अभी जस्ट बात करने से पहले 5 मिनट पहले एक पोस्ट रखी जिसमें मैंने लिखा है कुछ, और उसमें मैंने वही सॉन्ग डाला है अभी जो आपने रिसेंट स्टोरी रखी है। अच्छा। तो वो सॉन्ग रिपीट मोड पे चल रहा है। वो मेरी वाइफ श्रेया ने मुझे सुनाया था कुछ दिन पहले। अच्छा। और तब से वही सुने जा रहा हूँ मैं। अब जब एक्टिंग के लिए एक महीना 1.5 महीना बाहर रहते हो, सो हाउ डू यू मैनेज पर्सनल रिलेशनशिप? क्योंकि उसमें तो टफ है यार, मेरे लिए ज़्यादा टफ है, क्योंकि मैं घर को बहुत मिस करता हूँ, मैं फैमिली को बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि मैं पहले से मैं बहुत ही वैसे ही एटमॉस्फेयर में बड़ा हुआ हूँ जहाँ पे 1-2 नहीं 5-6 लोग हो घर में। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स है, या फिर मैं किसी को फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, तो उनको ऐसा है कि नहीं यार, इतने सारे लोग नहीं होने चाहिए घर में। तो मुझे पहले बहुत अजीब लगता था कि यार तेरे ही पेरेंट्स या तेरे ही फैमिली मेम्बर्स आते, तुझे नहीं पसंद तो नहीं, मुझे प्राइवेसी चाहिए। लेकिन फिर धीरे धीरे आई अंडरस्टूड, जैसे जैसे मेरी एज बड़ी मैच्योर हुआ, कि उनका अपब्रिंगिंग ही वैसे हुआ है, तो वो गलत बिल्कुल नहीं है। वो वैसे रहे, मैं ऐसे रहा हूँ, तो शायद मुझे वो स्ट्रेंज लगेगा उनकी चीज़, उनको मेरी चीज़ स्ट्रेंज लगेगी। लेकिन वो डिफ़िकल्ट तो रहता है जब मैं बाहर जाता हूँ, क्योंकि मैं इमोशनली बहुत मिस करता हूँ। लेकिन आई थिंक अब पिछले ख़ास करके 2-3 साल में मैं जितना बाहर गया हूँ शूट करने, तो
तो घर वाले भी बहुत ट्रेन हो चुके हैं, मैं भी ट्रेन हो चुका हूँ। और फिर तो 2-3 दिन लगते हैं जब पहुँचते हैं किसी जगह पे, तो वहाँ पे लोगों के साथ एटमॉस्फेयर में घुल मिलना, नई टीम, नए डायरेक्टर्स, राइटर्स, को एक्टर्स। फिर 2-3 दिन बाद सेटल हो जाते हैं और फिर एक फेज़ आता है जब ख़त्म होने वाला होता है, तो ऐसा होता है जल्दी हो मैं घर जाऊँ। तो वो ख़त्म करके फिर तुरंत घर भाग के आता हूँ। पहली चीज़ अगर काम ख़त्म हुआ है, द फर्स्ट प्लेस और द लास्ट प्लेस आई गो इज़ घर। आपने कहा कि कभी भी आपको एक्टर नहीं बनना था, पहले आपने वो चीज़ मेंशन की। सो फिर ये एक्टिंग की जर्नी सबको आपने बताया हुआ है कि कॉलेज से शुरू हुआ, थिएटर किया फर्स्ट, सारी चीज़ें, बट नाउ अभी आप एक ऐसे प्रोफाउंड एक्टर है या फिर फेमस सेलिब्रिटी है, ठीक है। सो अभी आप एक्टिंग को कैसे देखते हो? आई स्टिल थिंक एक्टिंग इज़ नॉट माई फर्स्ट लव। मैं एडमिट करूँगा। तो क्या है, पहले वो बता दो। माई फर्स्ट लव इज़ क्रिकेट। क्रिकेट? माई फर्स्ट लव इज़ क्रिकेट, और इतना ज़्यादा कि वो गली में खेलना वो वाला नहीं। मैं ये बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन मैं जितनी बार बोलता हूँ मुझे फील होता है, इसलिए मैं वापस बोलूँगा कि मैं हूँ सुरेंद्र नगर शहर का। मैं अहमदाबाद शिफ्ट ही क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए हुआ था। मुझे पढ़ना था क्रिकेट, पढ़ना था माने सीखना था मुझे। सारी यहाँ पे जो कोचिंग होती थी उसमें मैं गया भी, मैंने कोचिंग भी ली। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो तब की गुजरात की नंबर 1 क्रिकेटिंग टीम थी, हीरामणि। तो वहाँ पे क्रिकेटिंग कल्चर भी सॉलिड था। बट जस्ट लाइक एक्टर्स, आई थिंक हर दूसरे बंदे को या तीसरे बंदे को क्रिकेटर भी बनना है, लेकिन होंगे तो 11 ही। एक्टिंग में एटलीस्ट ऐसा नहीं है। एक्टिंग में तो आप तो कर सकते हो। हाँ, तो वो नहीं हो पाया, क्रिकेट हो ही नहीं पाया। मैंने ट्रेनिंग ली। बॉलर थे? आई एम ऑल राउंडर। आज सुबह मैं क्रिकेट खेल के आया हूँ। आज सुबह मैं 4:30 बजे उठा, बीजीटी चालू की, लेकिन जैसे ही पता चला कि यार 142 पे 4 है और ये तो जीत जाएंगे, तो बंद करके फिर मैंने है ना जब देखा 82 रन्स चाहिए, ये तो सदमा है यार। लोग ब्रेकअप से ज़्यादा हर्ट होता है। बाहर हो गए हम लोग। बाहर हो गए चैंपियनशिप से। आउट एंड ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। रोहित शर्मा का कैसा लगा था वो डिसीजन? आई डोंट नो, मैं ना बहुत ही क्रिकेट को लेके बहुत क्लियर होता हूँ कि नहीं यार ऐसा नहीं, या तो मुझे इफ़ आई डोंट अग्री विथ योर व्यूज़ तो मैं बोल देता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा, नहीं ऐसा नहीं, ये इसका ऐसा। बट देखो रोहित शर्मा का आ गया ना, वो नहीं, वो उसका वो ऐसा हो गया मेरा। हाँ तो बट आई थिंक इतना ज़्यादा वियर्ड है अभी फ़िलहाल सिचुएशन कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। एज अ फ़ैन या तो फिर जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स होंगे उनको भी सुनता हूँ, तो कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि हो क्या रहा है। सो डू यू फील आईपीएल ने टेस्ट क्रिकेट को इम्पैक्ट किया है? आई वोंट से द होल आईपीएल, आई वुड से T20 पिछले कुछ 5-6 साल की आईपीएल, क्योंकि यही आईपीएल ने हमें ये सारे बड़े स्टार्स दिए, बड़े क्रिकेटर्स दिए। बट आई थिंक 5-6 साल में द व्यूअरशिप, द ब्रॉडकास्टिंग थिंग, द एडवर्टीजमेंट और जो भी क्रिकेट के अलावा बाकी सारी चीज़ें, उसने इतना ज़्यादा टेक ओवर कर लिया है कि क्रिकेट कहीं दब गई है। और क्रिकेट की गेम पूरी चीज लास्ट आईपीएल इट हैज चेंज लाइक एनीथिंग। लाइक ऐसे बैटिंग बॉलर्स खत्म हो गए थे। एंड आई ऑल्सो फील, मैं पर्सनली ये मानता हूँ, मेरे लिए तो इंडिया क्रिकेट में वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, तो उसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। मतलब वो इमोशनली यू नो द स्टैटिस्टिक्स हैं, बट स्टिल आई फील कि 2017 में जब हम चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल हारे, उसके बाद हम सिर्फ एक बार एक्सीलेंट क्रिकेट खेले, दैट इज़ 2023 वर्ल्ड कप। वो पूरा कैंपेन हम ऐसा खेले कि हमें ऐसा था कि हमारे अलावा कोई जीत ही नहीं सकता। मतलब अगर टॉप 5 देने हो तो 1 to 4 हम होने चाहिए, फिर 5th से ऑस्ट्रेलिया या जो भी है। इतना ज़्यादा मुझे डिजर्विंग लगता था, क्योंकि बैटिंग ले लो, सारे 4-5 बैटर्स इन फॉर्म, अमेजिंग क्रिकेट, सारे बॉलर्स इन फॉर्म, फील्डर्स इन फॉर्म। बट आई डोंट नो वाई मुझे 2017 से लेके अभी तक ऐसे लग रहा है कि हमने कंसिस्टेंटली उसके अलावा ग्रेट क्रिकेट खेली नहीं है। जिस ऑफ स्टंप पे मोहम्मद आमिर की गेंद पे कोहली चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आउट हुए थे, उसी गेंद पे अभी आउट हो रहे हैं। सो क्या इतना चेंज हुआ? सेम गोज विथ रोहित शर्मा से, वही उसी तरीके से वो दुबई में 2021 के T20 वर्ल्ड कप जो हम होस्ट करते थे, उसमें भी शाहीन अफरीदी की गेंद पे वैसे ही आउट हुए थे। अब फाइनल देखने तो नहीं गए थे ना इधर? मैं गया था। इंडिया पाकिस्तान इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट भी रखा था। इंडिया पाकिस्तान तो नहीं गया था मैं। हम इंडिया पाकिस्तान गए थे, वो नहीं जा पाए थे। और मैं तो फाइनल देखने गया था, और ये जो मेरा फ्रेंड है मन, था, हाँ। उसने ही टिकट कर दी थी, और ऐसा था कि टिकट्स मिल ही नहीं रही थी। मतलब
ऐसा नहीं था कि पैसे देके भी नहीं मिल नहीं रही मिल थी, रही ऑफ थी। कोर्स यार, मतलब फाइनल है। तो पूरा घर पे तामझाम ये वो वगैरह मैंने कर लिया, और मुझे तो ऐसे ग्रुप के साथ जाना पसंद है, ऐसा नहीं कि अकेला गया, अकेला खाना खाने गया, सोलो ट्रिप जैसा मेरा कुछ कंसेप्ट। उस दिन सुबह वो मन का फ़ोन है कि यार एक टिकट मिल रही है, मैंने बोला हाँ ठीक है मैं जाऊँगा, बोले एक मैं जाऊँगा, उसको जाना नहीं था, वो इतना उसको शौक नहीं है। टिकट दी, मैं गया, पहुँचा, और हमारी आई थिंक पहले बैटिंग आई, और फिर मैं बैठा, और पूरी मैच में मतलब हमारा जो हमारी इनिंग ख़त्म हुई, फिर 248 या समथिंग कुछ हमने रन्स किए थे। फिर जैसे मोहम्मद शामी ने पहले 10 ओवर में 3 विकेट गई 50 या 55 पे, तो आई वाज लाइक यस वी आर विनिंग, क्योंकि इतना ज़्यादा कंफर्म था कि यार, और वो ऐसा नहीं कि इंडिया में है तो हम जीत रहे हैं, हम जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे थे मुझे ऐसा था कि हम ही जीत रहे हैं, हम 110% श्योर, आई वाज सो कॉन्फिडेंट। एंड देन मतलब उस दिन वो रात अपन 2 बजे तक पिया वैसा पिया नहीं था, पर फीलिंग वैसी थी। मैं तो 2 बजे तक नहीं, और एक हफ्ते तक और वही पोस्ट देख रहा हूँ, वही 19 नवंबर 2023, अरे बाप रे। नाइटमेयर था वो पूरा देश के लिए। क्योंकि ऐसी उस दिन भी हम लोग सोच रहे थे कि वो कहीं ना कहीं से टिकट अरेंज करते, पर उस दिन भगवान को प्रे किया कि भगवान 40,000 बचा लिया था। हाँ यार, बहुत सारे ऐसे लोग थे मेरे आगे कुछ बैठे थे, वो बेंगलोर से आए थे, कोई चेन्नई से, बोले कि किन किन लोगों ने तो हॉस्पिटल बेड्स बुक किए थे। हाँ, तो बोले हमने तो यहाँ पे ये किया है फलाना टीम का। मैंने बोला यार मैं अकेला फैन नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप लोग जिस तरीके से आए हो, इतने का Airbnb वगैरह, बट फिर सब। सो चलो अभी क्रिकेट की बात चल रही था, IPL के कौन सी टीम फेवरेट है? CSK एनी डे एनी डे एनी डे। CSK है तो फिर फेवरेट प्लेयर भी 110% MS धोनी। 110% CSK, और उसके बाद अगर मुझे कोई टीम पसंद है इट्स RCB, यू नो, क्योंकि जस्ट फॉर द लव ऑफ विराट कोहली एंड द sheer hard work that he has been doing and the loyalty यार, मतलब लॉयल्टी तो देखो, अमेजिंग लॉयल्टी। यू नो लास्ट टाइम जब RCB ने हराया ना CSK को, तब मैंने सोचा कि भाई अब इस बार जीत लेना, क्योंकि ऑलरेडी निकाल दिया है बाहर। हाँ करेक्ट। पर फिर भी वो चीज़ हो गई नहीं ये नहीं, और अगले इसके पहले साल जब गुजरात और CSK का CSK फाइनल था, हाँ, और पहले दिन था, बारिश हुई, वो गए थे देखने। यस, तो मैं वो देखने गया था, और मतलब वो जो मोमेंट था, मतलब आखिरी 2 गेंद में 10 रन लास्ट 2 बॉल्स पे, फिर एक स्ट्रेट अरे 6, और फिर पीछे गया था जो, तो वो तो जो मोमेंट था, मतलब मेरी आवाज़ बैठ गई थी उस दिन। पर ये लास्ट टाइम वाले में थोड़ा हुआ, पर हाँ, बट अभी भी वो जडेजा ने शायद वही रखा हुआ है, अभी वही है, अभी भी वही है ना, X पे और इंस्टाग्राम पे। यू नो मैंने कहीं पे नहीं बताया है, अगर बताऊंगा ना तो शायद विवाद हो जाएगा, विवाद भी हो सकता है, पर बता देता हूँ क्योंकि अब बात निकली है MS धोनी की। सो मैं ऐसा फैन हूँ कि 10th या 11th में मैं एक है ना बुक्स आती थी, नवनीत करके, यहाँ पर हमारे यहाँ एक ब्रांड है, जब हम 2011 का वर्ल्ड कप जीते थे तब सारे क्रिकेटर्स के पोस्ट उसके ऊपर फोटोज थे। सो एक था MS धोनी की सिग्नेचर थी। सो मैंने इतना रेप्लिकेट किया ना उस सिग्नेचर को, ये मेरा पासपोर्ट है, मैं दिखाऊंगा नहीं, उसके ऊपर सिग्नेचर देख लो, ये मेरा पासपोर्ट देख लो, सिग्नेचर देख लो। बाप, अभी भी यही है? यही है, ये मेरा रिसेंट, जब मैंने रिन्यू कर, ऐसे सब मजाक ऐसा कुछ है नहीं सीधे पर तब कर दिया। बाप रे बाप, उस टाइम पे 10th में मैंने करवाया था पहली बार पासपोर्ट। वाह वाह। और मैं लकीली, आपको कभी फेस टू फेस आप मिले हो? मिले, ग्राउंड में दिखा है वही MS धोनी। मैं 5 साल न्यूजीलैंड में रहा था। सो 2019 में इंडिया उधर आई थी, जब वो हार्दिक पांड्या का वो करण जौहर वाला सीन हुआ था ना, तब इंडिया वहाँ पर आई थी। सो एक रेस्टोरेंट में मुझे मौका मिला था, मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि भाई तेरा देख ले जरा, भगवान इधर है, आ जा तू। क्या बात है, क्या बात है। और हम लोग उधर भाग के गए, क्योंकि वैसे मुझे फॉरेन कंट्री उतना पसंद नहीं है, पर बस एक चीज़ की वजह से मुझे लगता है कि चलो अपना दिल रख लिया है। You met him? मतलब नैंडोस करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर मेरा दोस्त अपना डिनर लेने गया था, तो उसने देखा हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, उस टाइम पे शुभमन गिल नया नया क्रिकेटर था, केदार जाधव
केदार जाधव और MS धोनी, हाँ बस यही थे। खाना खाने सो खाना खाने के लिए वो लोग आए थे चल के, नॉर्मल वॉक करके। सो फ़ोन आया मुझे कि तू आ जा, देख भाई अभी मौका है तो आ जा। सो हम भाग के गए, तो ऑलरेडी गुजराती थे वहाँ पर बाकी सारे, तो वो लोग जाके टेबल पर बैठ गए थे। एक टेबल खाली था यहाँ पर, हम भाग के गए बैठ गए, और यहाँ पर मैं बैठा हूँ और पीछे साइड में MS पहले पीछे बैठे थे। सो मैंने वो भी आपको दिखाता हूँ, मैंने मेरे दोस्त को बोला कि तू फटाफट फ़ोटो खींच। तो वो सीन आज भी मेरे दिल में मतलब रह गया है कहीं ना कहीं, कि उन्होंने क्या किया पता है, देख लिया ऐसे करके, देख रहे हैं फ़ोटो में, मैं वो फ़ोटो दिखाता हूँ आपको, ऐसे करके देख रहे हैं फ़ोटो में, फिर ऐसे किया, सिर्फ इतनी हमारी फट के हाथ में आ गई ना कि भाई अब कुछ नहीं। ये रहा, मैंने लगाया हुआ है, ये देख। ओहो हाँ देख रहा है। ये ऐसे करके देख रहे थे, मैंने बोला फटाफट तो फ़ोटो खींच, और उन्होंने मना किया। फिर बाहर गए सब लोग और वो चिल्लाए कि अब कोई पास आया ना तो मैं यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर दूंगा। तब वो कहते हैं ना कैप्टन कूल, हाँ तब नहीं थे, तब नहीं थे, तब वो लगे, क्योंकि वो भी इरिटेट हो जाते हैं। हाँ ऑफ कोर्स मतलब, और उनको शायद ऐसा हो कि पूछ के लो, डोंट नो मे बी। हाँ, तो वहाँ पर तो उन्होंने नहीं किया था, पर जब बाहर सब लोग इकट्ठा हुए ना, सो अभी नेक्स्ट ईयर वो खेल रहे हैं। हाँ ये साल तो एटलीस्ट वो खेलेंगे। वेरी नाइस, होपफुली। बहुत ज़्यादा क्रिकेट की बात हो गई, अच्छा मजा आ गया। और ये वाले वर्ल्ड कप कैसा रहा जब जीते वो 2024? हाँ आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ट्रिब्यूट था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 से ज़्यादा 2023 का जो हम डिजर्व कर रहे थे उसका हमें वो मिला, गिफ्ट मिला। मुझे ओवरऑल वर्ल्ड कप में नहीं मज़ा आया, क्योंकि आई डोंट नो, द वेन्यूज़, द क्राउड, जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सारी जगह पे जो हमें क्राउड मिलता है, फॉर दैट मैटर इवन दुबई, उस हिसाब से आई डोंट लाइक द ग्राउंड्स इन दुबई, और वो लाइट्स, ऐसा नहीं कि हम खेले वहाँ पे, बट जो देख के, बट ये सब जगह का जो क्राउड है, जो रात को फाइनल हो और फिर वो सब नहीं, मुझे ऐसा लगा ये वाले वेस्ट इंडीज़ वाले वर्ल्ड कप में। प्लस जो US में जो मैचेस थे, वो तो टेम्पररी स्टेडियम्स बनाए गए थे, वो थे नहीं, तो उतना क्रिकेट गार्डन थे, हाँ। बट ऑफ कोर्स इंडिया विनिंग इज इवेंचुअली यू वांट दैट, तो वो देख के तो आई वाज लाइक, एज अ क्रिकेट फैन अभी तक अगर कोई एक मैच ऐसा हो जो आज भी हाईलाइट देखने पर गूज बम्स आ जाते हैं, वो कौन सा है? हाँ 2011 वर्ल्ड कप फाइनल, 2011 वर्ल्ड कप फाइनल, क्योंकि एक वो है, और एक जब मैं सच में रोया था, और मैं छोटा था इसलिए मेरा रोना भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जेन्युइन था। वो था जब व्हेन सचिन रिटायर्ड टेस्ट में, जब हाँ वो जो स्पीच दी थी, और घर पे टेलीविजन में, तब तो ये सारे केबल थे 2013 में, 11-12 साल पहले, और आई थिंक इट वाज हिज 200th टेस्ट मैच वर्सेस वेस्ट इंडीज, वानखेड़े में, एंड उनके मॉम थे, उनके कोच को उनके थैंक यू किया, ब्रदर को थैंक यू। वो स्पीच ही इतनी इमोशनल थी कि आज भी देखो तो, जब एंड में वो मिट्टी वो चूमने, वेरी इमोशनल। मेरे लिए वो वाला मैच है जब विराट कोहली ने पाकिस्तान के अगेंस्ट वो जो 183 नहीं अभी जो रिसेंटली कौन सा, आई थिंक 82 रन्स किए थे, 82 रन्स किए थे, वो जो लास्ट, ओ माय गॉड, वो भी या इवन दैट यार, वो भी मैंने लाइव देखा, हाँ ऐसे। और मुझे याद है कि वो आई थिंक 20 या 21 अक्टूबर को वो मैच हुआ था, क्योंकि दिवाली थी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, और सब फिर वो जीतने के बाद बोल रहे कि विराट कोहली ने प्री दिवाली गिफ्ट दे दी सबको। अमेजिंग मैच, वो जो अंडर प्रेशर था ना, वो अमेजिंग। आज भी वो रील्स चलती है उसकी बैकग्राउंड म्यूजिक। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ये जो है वो सारे हम गिरते पड़ते संभलते बचाते आए हैं। T20 में तो ऐसे होता है, लेकिन वो जो हमने ODI में जो ये वर्ल्ड कप खेला, वन साइडेड, मतलब कोई था ही नहीं हमारी नज़दीक, कोई टीम नहीं थी, कोई प्लेयर नहीं था, सारे ही बैटर्स, बॉलर्स, फील्डर्स, सारे ही टॉप पे हमारे ही थे। तो वैसा वाला वर्ल्ड कप, ये जो 2023 वर्ल्ड कप गया, उसमें बहुत बार बचे। ये वाला जो 2024 वाला था, 24 में ना, उसमें तो पाकिस्तान वाला गेम बहुत सो क्लोज,
120 करने थे उनको, 114 पे ऑल आउट हो गए या ऐसा कुछ था, तो इसमें तो बहुत बचे। मैं बेसिकली तो एक्टर ही हूँ, ये क्रिकेट की बात ऐसे ही कर क्रिकेट रहे की हैं बात है क्योंकि पहला प्यार क्रिकेट है। पहला तो प्यार क्रिकेट, पहला प्यार क्रिकेट है। 110%। लास्ट क्वेश्चन है क्रिकेट का, फिर हम हाँ, वापस please, एक्टिंग please. पे आ Yes, जाएंगे, yes, ठीक है? yes. तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज मिसिंग, क्योंकि आपको लग रहा है ना 2017 से वो चीज़ नहीं हो पा रही है, सो एज अ क्रिकेटर एंड एज अ फैन व्हाट इज मिसिंग? आई थिंक ओरिजिनल क्रिकेट इज मिसिंग, और सब ये बोल रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट इज डाइंग, T20 इज टेकिंग ओवर। आई इनफैक्ट फील ODI क्रिकेट इज डाइंग, मुझे ऐसा लग रहा है। ट्रू। क्योंकि है ODI क्रिकेट हो ही नहीं रहा है, वनडे क्रिकेट हो ही नहीं रहा है। टेस्ट तो फिर भी देखो यार, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की कितनी हाइप थी। अभी एशेज आएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका जाएगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल की वजह से सब लोग, हमारा ऑलरेडी इंग्लैंड का जो 5 महीने के बाद जो दौरा है उसके बारे में बातें हो रही है, बट आई डोंट सी ODI एनीवेयर। आई डोंट सी ODI, आई इनफैक्ट सी T20 एंड देन टेस्ट्स। बीच में कुछ दिख ही नहीं रहा है मेरे को, क्योंकि उसी की वजह से शायद टेम्परामेंट मिसिंग हाँ, हो तो रहा है। मतलब वो लंबा खेलने का वो वही चला गया है। और हम देखते हैं, क्योंकि नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ रोहित एंड विराट, ऑफ कोर्स दे आर द रीजंस, बट अस बीइंग क्रिकेट लवर हम लोग देखते हैं सारी टेस्ट मैचेस। क्योंकि पर हम ODIs, इनफैक्ट मुझे ऐसा होता है कि ODIs में 10-10 ओवर के गैप में देख लेंगे। टेस्ट में ऐसा होता है कि पूरा देखे, पर ODIs इतने हो ही नहीं रहे, इतना मज़ा ही नहीं आ रहा है कि बड़ी टीमों के साथ उतने ज़्यादा हो ही नहीं रहे। हालांकि इस साल 2025 में बोल रहे हैं कि 35-36 ODIs है। नाउ लेट्स सी। और एक और लास्ट, अभी तक की सबसे बेस्ट टीम कौन सी लगी थी इंडिया की 2000? चलो मैं 2 ऑप्शन दे देता हूँ, 2023 या 2011? आई थिंक ऑन पेपर तो 2023 वाली बेटर थी। बेटर थी। हाँ, 23 वाली बेटर थी। बहुत सारे मतलब 2011 में ऐसे हमारे पास जहीर खान, मुनाफ पटेल, आशीष नेहरा, श्रीशांत। तो आई डोंट थिंक पर्सनली कि तब जहीर खान के अलावा हमारे पास कोई, एंड आई थिंक वो सब भी ऑलमोस्ट रिटायर होने वाले थे। हाँ, बट बुमराह, शामी, सिराज, ये पेस अटैक हमारा कभी रहा ही ऐसा सॉलिड, जिसका डर लगे, ऐसा पेस अटैक हमारा कभी नहीं रहा। प्लस इंडियन पिचेस बीइंग पेस फ्रेंडली, तो ये 2023 में ही देखा, जिस हिसाब से हमने इंग्लैंड को लखनऊ में इकाना स्टेडियम में आउट किया, या फिर न्यूजीलैंड को वानखेड़े में धर्मशाला में। तो 2023 वाली टीम बेटर थी, बट इमोशनली तो 2011 वाले जो है ऑल स्टार्स यार, एंड सचिन। डू यू थिंक ऐसी टीम बनेगी फिर से जो अभी है वैसी, जो 2011 में थी वैसी? नहीं, क्योंकि यार तब इतना आई डोंट थिंक के इतना ग्लैमर था, इतने ज़्यादा कैलकुलेशंस थे कि इनको रखेंगे तो ये व्यूअरशिप वगैरह वगैरह। क्योंकि आई थिंक के रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं खेलेंगे तो शायद हम पूरी मैच भी नहीं देखेंगे, और वो कहीं ना कहीं सही भी है कि हम नहीं देखेंगे शायद पूरी मैच। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो हार्ड कोर क्रिकेट लवर्स होंगे जो फिर भी पूरी देखेंगे। तो वो क्रिकेट के लिए जस्टिफाइड नहीं है, और उन दोनों के लिए भी शायद जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि वो लोग भी अपना हाई पे छोड़ना चाहते हैं सब। वी नेवर नो, शायद वो अपने आप को पुश कर रहे हो। अगर आप कोई भी, ऐसा नहीं कि रिसेंटली कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप करना चाहते हो आपने अभी तक नहीं किया है, मतलब कोई देखा और ऐसा कि नहीं मुझे ऐसे ही देखा हो वैसा, या फिर आपके दिमाग में हो कि मुझे इस तरीके का, आई वांट टू प्ले अ क्रिकेटर, मैंने बोला भी है मुझे क्रिकेट। और अगर आपको मौका मिले तो किसकी बायोग्राफी आप करना चाहोगे? मैंने अपने अंदर जो स्किल्स है उसको ध्यान में रख के मैंने हार्दिक पांड्या बोला था, बिकॉज ही कैन बैट, ही बैट्स लोअर द ऑर्डर, ही बोल्स फास्ट, आई डू दैट। प्लस मैंने जितना सुना है और पढ़ा है, उन लोगों की भी स्टोरी लाइफ की, दोनों भाई की बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिस हिसाब से वो सूरत में फिर बड़ौदा शिफ्ट हुए, और वहाँ पे जो स्ट्रगल और जो भयंकर मेहनत की, एंड देन फिर हार्दिक पांड्या के जो पिछले 2-3 साल के हाईज एंड लोज है, एंड देन विनिंग द वर्ल्ड कप। ऑफ कोर्स इट्स अ फिल्म, पूरी फिल्म ही है। वो मोमेंट मेरे लिए सब, मैं आज भी देखता हूँ वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेके बाहर निकलता है ना। सो मैं कल ही पढ़ रहा था, वापस क्रिकेट पे आ गए हम लोग, कि इट वाज रोहित शर्माज आइडिया कि मुंबई में जब हम लैंड करेंगे तो हार्दिक पांड्या विल लिफ्ट द ट्रॉफी। क्योंकि वो जो मोमेंट था ना, वो एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, वो वाला क्लास मोमेंट था वो भी। या सो आपको क्रिकेटर, हाँ, मतलब ऑफ कोर्स ऑल दी अदर रोल्स व्हिच आई हैव नॉट एक्सप्लोर्ड येट, बट
ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे दिमाग में ऐसे कुछ सडन स्ट्राइक नहीं होता. समथिंग विच इज़ माइथोलॉजिकल, जैसे कि मैं अपने कॉलेज में था तब मैंने एक प्ले किया था अश्वत्थामा. तो समथिंग विच इज़ माइथोलॉजिकल, कुछ पौराणिक हो शायद, क्रिकेट से रिलेटेड हो, लेकिन ऐसा सब जो नहीं एक्सप्लोर किया. और ऑफ कोर्स ऑल दी अदर कैरेक्टर्स जो मैंने एक्सप्लोर अब तक नहीं किए, लेकिन ऐसे 2-3 हैं जो करना चाहूँगा जब भी बेस्ट कुछ मिले तब. सो एज एन एक्टर आपको ऐसी कौन सी चीज़ लगती है कि जो मूवीज़ बड़े पर्दे पर आती है और फिर उसके बाद वो OTT पर चली जाती है, सो व्हाट आर द थिंग्स ऑडियंस इज मिसिंग इन बिग स्क्रीन्स? यार इसका पहला तो सीधा जवाब ये है कि जो फिल्म थिएटर के लिए बनी है उसको तो थिएटर में ही देखना है, वरना तो वो सीधा OTT पे आती. अभी तो बनती है ना कि दिस फिल्म इज जस्ट मेड फॉर OTT. तो उसके बजट से लेके उसकी शूटिंग टेक्निक्स से लेके बहुत सारे क्राइटेरिया उस हिसाब से होते हैं. ऑफ कोर्स आफ्टर ऑल यू टेल द स्टोरी इन द सेम वे, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है. बट फिर हम साल में अभी ऐसा हो गया है कि 2 या 3 ही फिल्म है जो हम थिएटर में जाके देखना पसंद करते हैं. देन अगेन उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं. तो मैं जब आर्ग्यूमेंट करने बैठता भी हूँ इन अ गुड वे किसी के साथ, तो उनके ऐसे ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो मुझे इतने वैलिड लगते हैं कि भाई हम 1500 रुपये दे के अगर पूरे साल का एंटरटेनमेंट घर पे खरीद सकते तो क्यों जाए हम थिएटर. वहाँ पे पॉपकॉर्न इतने का होगा, अब तो GST भी लग गया है कैरेमल वाले पे, तो पॉपकॉर्न होगा, फिर कोक, फिर टिकट्स, ये वो. तो बोले मेरे हम 4 लोग जाएंगे 2500-3000 रुपये हो जाएंगे, तो क्यों जाए हम 1500 में. तो मेरे पास सच में जवाब तब इसलिए नहीं होता क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसकी बात सही है, लेकिन इंडिया का जो कल्चर हमेशा से सालों से रहा है वो फिल्म्स को थिएटर में जाके देखने में, सेलिब्रेट करने में, चिल्लर फेंकने में, वो डॉल्बी डिजिटल साउंड्स के साथ जब भाई शर्ट उतारे और फिर जब नाचने लगे, वो एक यूफोरिया है. उसको आप कुछ भी कह सकते हो, उसको आप बचपना कह सकते हो, उसको आप ये छपरी कह सकते हो, लेकिन इंडिया की जो ऑडियंस है, इंडिया की जो थिएटर गोइंग ऑडियंस है, मेजॉरिटी, उनको तो ये जश्न करना है ना, वो डिजर्व करते हैं ना. गलत क्या है उसमें? What is wrong in going and celebrating a film in theater? What is wrong in celebrating Allu Arjun? What is wrong in celebrating Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, all the superstars, mega superstars, Rajnikant and everybody? They deserve it. Our audience deserves it. लेकिन अब ये हो गया है कि एक जो पूरा वर्ग है वो कोविड के बाद, एंड वी ऑल नो इट, कि कोविड के बाद उनको नहीं जाना है बाहर. एक आदत ऐसी पड़ गई कि खाते पीते सोते कुछ भी अच्छा बुरा काम करते करते फिल्म देखेंगे और फिल्म कभी बीच में पॉज भी कर देंगे, रख देंगे, हाँ 1 मिनट वापस चालू किया. तो मुझे ऐसा भी लगता है कि यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू द फिल्म एटलीस्ट, क्योंकि आप ऐसे भी नहीं देख रहे हो कि मैं सिर्फ फिल्म देख रहा हूँ, मैं उसके बीच में इतने सारे काम कर रहा हूँ कि फिल्म का बहुत सारा मेजर पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस भी हो रहा है. तो ऑडियंस को जाना चाहिए थिएटर में, पर साथ ही साथ उनके लिए जो सारे सिचुएशंस है अभी वो थोड़े बहुत अगेंस्ट भी ऐसे हैं कि क्या कहे. अगर मुझे ही जाना हो मेरी फैमिली को लेके कोई फिल्म देखने, तो शायद हम 10 लोगों को जाना है, एंड इफ आई एम केटरिंग देम और आई एम गिफ्टिंग देम द फिल्म स्क्रीनिंग, तो शायद मुझे भी सोचना पड़े कि मेरे कितने हो रहे पैसे, पॉपकॉर्न, पेप्सी वगैरह वगैरह. तो ऑफकोर्स ये कैलकुलेशन तो सबसे बैठेगा. तो सारी चीज़ें अभी वो हो गई है, लेकिन पहले प्रायोरिटी तो फिल्म को थिएटर में देखने की ही होनी चाहिए, स्पेशली दोज फिल्म्स विच आर मेड फॉर थिएटर, जो अच्छी बनी है, जिसका कंटेंट अच्छा है. तो थिएटर में जाके देखोगे तो और ज़्यादा बनेगी, और ज़्यादा पैसे आएंगे, और ज़्यादा अच्छी फिल्में बन पाएंगी. रीजनल जो इंडस्ट्रीज़ है, जैसे अपने अपने, जैसे गुजराती है, अलग अलग इंडस्ट्री, उसमें एक अब परसेप्शन है और एक बात चलती है लाइक ज़्यादातर के बॉलीवुड की मूवीज़ जो है वो अच्छी नहीं है, या फिर बॉलीवुड की मूवीज़ का एक परसेप्शन अभी बन चुका है. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? नहीं, आई तो टोटली डिसएग्री कि बॉलीवुड में अच्छी फिल्म्स बनती ही नहीं है. क्योंकि आई बिलीव कि हम लोग सिर्फ शायद 5-6 साल का डेटा लेके शायद ये बोल रहे हैं, तो फिर शायद हमने अच्छे से स्टडी नहीं किया. हमें सिर्फ ये मालूम है कि ये सारी फिल्में साउथ से हिंदी में रीमेक हुई थी, तो हमें ये नहीं मालूम कि कौन सी फिल्में हिंदी से साउथ में रीमेक हुई थी. 3 इडियट्स भी बन चुकी हैं हिंदी में, साउथ में, ठीक है.
विजय थालापति ने किया था आमिर खान वाला रोल, अब ये कितनों को पता है? सो हम ये नहीं बोल सकते, मतलब बहुत सही ऑडियंस को ये, हाँ ये ज़रूर हो रहा है कि शायद स्टार, मैं जो ऑलरेडी मेगा स्टार्स हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट एज ऑडियंस बोल रहा हूँ कि जो नए नए स्टार्स बने हैं, नए नए एक्टर टर्न सेलिब्रिटी टर्न स्टार्स या तो इन्फ्लुएंसर्स कम स्टार्स, उनको शायद अपनी ज़्यादा पड़ी है बट फिल्मों की नहीं। तो उसकी वजह से ये हो रहा है कि हिंदी फिल्में अच्छी शायद कम बन रही हैं, या तो फिर सारा हर तरह का इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर इंसान में ज़्यादा जा रहा है, तो बाकी सारी क्राइटेरिया पे काम नहीं हो रहा है। वेर एज आई फील कि रीजनल फिल्म इन जनरल, बीट मलयालम, बीट गुजराती, फॉर दैट मैटर कमर्शियली पंजाबी फिल्में बहुत अच्छी करती है, मराठी का भी थोड़ा अपने जैसा ही फेस चल रहा है, बट उन लोगों की भी स्टोरीज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दुनियादारी फिल्म थी, डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर हो, नट सम्राट, बहुत सारी फिल्में। आई थिंक रीजनल फिल्म्स के पास स्टोरीज बेटर है, उन लोगों के पास रूटेड स्टोरीज है, उन लोगों के पास वहाँ की लोगों की मिट्टी की बातें हैं, तो रिलेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और वो सारे रीजनल फिल्म से तुम देख लो कि अभी जैसे कि मैं आज दोपहर को जिस फंक्शन में गया था, तो मेरे एक रिलेटिव है, ही वॉज टॉकिंग टू मी अबाउट तमिल फिल्म्स, तो मुझे ऐसा था कि यार इन्होंने तमिल फिल्म्स कब देखी? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं यार मैंने ये सारी फिल्में देखी है। तो ऐसा तो है नहीं कि सब देख नहीं रहे, तो उन्होंने हिंदी नहीं, मैंने बोला हिंदी कौन सी थी? बोले हिंदी तो याद नहीं है। नहीं अभी मज़ा आ रहा है यार, कुछ मतलब वैसा हो नहीं रहा है, तो दैट मीन्स इट्स अ सीरियस कंसर्न। लेकिन ये बोलना कि हिंदी फिल्में अच्छी ही नहीं बन रही है तो मुझे ये सही नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारी अच्छी फिल्में बन रही हैं, शायद हम तक पहुंच नहीं रही हैं, बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही हैं। ये सारे जो एक्टर्स हैं उनके काम को फॉलो करो तो बीच बीच में बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही है। आई थिंक इवन स्त्री 2 इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल इन दैट सेंस कि कमर्शियली इतनी ज़्यादा एंटरटेनिंग, इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल, द बिगेस्ट हिट, और उसके अंदर की जो बात है और उसके अंदर का जो मैसेज है, फिल्म का नाम ही स्त्री है, तो स्त्री के हाँ, तो मतलब उससे बढ़िया क्या हो सकता है? आई थिंक मेरा इतना ज़्यादा लर्निंग नहीं है इस बारे में, बट आई थिंक जितना मैं समझता हूँ, आई थिंक द बिगेस्ट रीज़न, सबसे पहला रीज़न बहुत ही प्रैक्टिकल और जोग्राफिकल रीज़न है कि वो सब कुछ बम्बई में हो रहा है। तो हो ये रहा है कि अगर यही फ्लोर पे कोई हिंदी सीरियल भी शूट हो रही है और मराठी सीरियल भी शूट हो रही है, तो अगर कभी मैं आपके फ्लोर पे आया और देखा तो कौन है ये एक्टर, अच्छा ये है, अच्छा हाँ, तो नोटिस कर लिया, अभी काम में आ गया। दूसरा आई थिंक मराठी में जो सबसे प्लस पॉइंट जो बड़ा है और जिसने मराठी एक्टिंग इंडस्ट्री को बहुत ही प्रज्वलित रखा है, आई थिंक दैट्स थिएटर। क्योंकि मराठी जो थिएटर है वो इतना हार्ड हिटिंग है, वो इतना ऑनेस्ट है, इतना सिंसियर है कि जब आप वो थिएटर करते हो तो उसके जो टॉपिक होते हैं, उसकी जो वार्ता विषय होता है, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा हार्ड हिटिंग होता है कि उसमें जब आप इन्वॉल्व होते हो, दैट मीन्स कि आप बहुत ही अच्छे एक्टर हो, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हो, तभी आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो। तो फिर वहाँ से आई थिंक ऑफ कोर्स बहुत सारे मराठी एक्टर्स को कास्ट किया जाता है, एंड दैट इज़ वाई बहुत ही कम ऐसा होगा कि मराठी एक्टर्स डिसअपॉइंट करेंगे तुम्हें। मराठी एक्टर्स कभी आई डोंट थिंक कि डिसअपॉइंट करेंगे अपने काम में, बहुत ही कम ऐसे होंगे, बहुत ही कम, क्योंकि वहाँ का वर्क कल्चर या फिर उनका जो नाटक या थिएटर जो भी है वो उन्हीं सारी बातों को लेके आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो जिसको आपको बिलीव करना पड़ेगा करने से पहले। हालांकि गुजरात में भी कमर्शियली आई थिंक हम बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कमर्शियल बेस पे है, बहुत ज़्यादा सास बहू के बारे में है, बहुत ज़्यादा हस्बैंड वाइफ के बारे में, तो वो ज़्यादा है। तो हमारे वहाँ पे है कमर्शियली बहुत ज़्यादा है, बट आई थिंक मराठी जो सब्जेक्ट्स है, थिएटर के सब्जेक्ट्स, एज एन आर्टिस्ट अपने थिएटर किया है और मूवीज़ भी कर रहे हैं, सो एज एन आर्टिस्ट आपको क्या डिफरेंस लगता है दोनों में से? आई थिंक हम जब भी ये पूछा जाता है एक्टर्स को कि जिन्होंने थिएटर किया कि थिएटर या फिल्म्स, तो एवरीबडी सेज के या थिएटर, बट आई वुड स्टिल चूज फिल्म। ये यूनिक आंसर है। फिल्म्स इसलिए कथन क्योंकि आई थिंक मैं अपनी बात ज़्यादा लोगों को बता पाऊँगा।
मैं वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पाऊंगा। और थिएटर में तो मतलब जो मैजिक है वो तो है ही है, मतलब वो दैट इज़ नॉट समथिंग विच आई कैन एक्सप्लेन कि वो 1 महीना जब आप रिहर्सल करो और 40 मिनट में एकांकी परफॉर्म करना है किसी कंपटीशन में, तो वो जो मैजिक वाली फीलिंग है, वो जो गूजबम्स है, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन दैट। लेकिन क्योंकि वो तो 1 महीने से हम ट्रेन हुए थे वैसे कि हमें ये करना है 40 मिनट, ये मैजिक करना है। लेकिन फिल्मों में किसी भी वीरान जगह पे आप रात को 3 बजे कोई ऐसा रोड पे ऐसा सीन कर रहे हो, अपने यू आर टॉकिंग अबाउट योर पास्ट विथ योर मदर, या यू आर कन्फ्रंटिंग समथिंग, और बिटवीन द रोड अगर मैं लिमड़ी में शूट कर रहा हूँ लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कहीं आउट ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल, या तो फिर आउट ऑफ गुजरात, तो वो सब अपने आप को बिलीव करवाना और फिर वो जो मैजिक होता है, आई थिंक इट्स समवेयर, आई वोंट से मोर पावरफुल लेकिन इक्वली पावरफुल, जो हम सिनेमा को कभी कभार इम्पोर्टेंस नहीं देते। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा डिफरेंस ये कि थिएटर एक्टर्स का मीडियम है, सिनेमा डायरेक्टर्स का मीडियम है। तो इसमें तो मुझे, अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ और ये तो पॉडकास्ट है, लेकिन मैं अगर फ्रेम में से बाहर जाके बात करूँ तो कोई मतलब ही नहीं है। थिएटर में तो मेरे पास पूरा प्रोसीनियम है, एम्फी थिएटर है या फिर ब्लैक बॉक्स है, जो भी है, पर मैं तुरंत ही ऑडियंस को बोल रहा हूँ, तुरंत ही रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो वैसे हमारी पेमेंट है कि भाई चलो तालियां पड़ी, या फिर पिछले शो में यहाँ पे हंसे थे, अरे यहाँ पे हंसे, बोले यार मैंने तो सोचा ही नहीं था कि यहाँ पे हंसेंगे। ये सारी जो चीज़ें रिएक्शंस, दैट्स बियॉन्ड अमेजिंग इन थिएटर। लेकिन फिल्म्स में जो आप वाइडर ऑडियंस तक बिना बोले जो चीज़ें बोल पाते हो, कह पाते हो, वो थिएटर में आपको बोलनी पड़ती है, जतानी पड़ती है। तो थिएटर का अलग मैजिक है, लेकिन आई थिंक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यू कैन रीच टू वाइडर ऑडियंस, नॉट जस्ट वाइडर, आई वुड से ग्लोबली। लापता लेडीज़ की जो बात है वो ऑस्कर में जाने तक की हमने बात की। अभी शायद लापता लेडीज़ कोई नाटक होता तो अहमदाबाद में आता, 2 शो के बाद एग्जॉस्ट हो जाता, क्योंकि ऑडियंस ही नहीं मिलती 2 शो के बाद। ट्रू। तो या अहमदाबाद के ही एक लोकल मलयाली गाय है, उन्नी कृष्णन मुकुंद, आ रही है मार्को। आई थिंक आ गई है। आ गई है। मार्को इज लिटरली किलिंग एवरीबडी, मतलब इतना ज्यादा लोगों को मजा आ रहा है वो देखने में। हाँ, सो उनका बॉर्न एंड ब्रॉट अप अहमदाबाद है, ठीक है। यहाँ से वहाँ पर जाना, पूरा लैंग्वेज बैरियर को, क्योंकि हालांकि वो है मलयाली, बट फिर भी वहाँ पर जाके खुद को एस्टेब्लिश करना, और अहमदाबाद के लोग भी उन्हें नहीं पहचानते। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? लाइक आई थिंक वो बहुत ही सीखने जैसी बात है, क्योंकि होता ये है ना कि हम अगर स्टार बनना चाहते तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक्टर बनना चाहते हो, हालांकि स्टार बनना भी इजी नहीं है। आई डोंट थिंक कि सलमान, शाहरुख, आमिर इतने सालों से इतने, और जितने भी स्टार्स हैं जिनको हम बचपन से देखते हुए आए, वो ऐसे ही बन गए। दे वर्क वेरी वेरी हार्ड। तो जैसे कि आपने ये 19 सर का जो एग्जाम्पल दिया, आई थिंक यही हमें करना है, यही हमें सीखना है कि हमें सीखना है कि हमें अगर कुछ नया करना है तो उसके लिए कौन सी चीज़ें हमें भूलनी पड़ेगी, कौन सी चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ेगी। आई थिंक वहाँ पे हम थोड़ा लैक कर रहे हैं एज एन एक्टर, एज एक्टर्स। तो वो तो बहुत ही ब्रेव चीज़ है। अगर मुझे कल को कहीं से ऑफर हो, लेकिन मैं सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से मना कर दूँ, विदाउट इवन गिविंग अ थॉट कि मैं सीख लूँगा यार, कितना सर मुझे महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, तो वो तो बहुत ही बढ़िया बात है उनकी। एंड आई थिंक हेड्स ऑफ। ऑफ कोर्स उनका बैकग्राउंड मलयाली है, ही इज़ अ मल्लू, तो वो उनको हेल्प करा ही होगा वो चीज़। बट स्टिल मैंने उनके इंटरव्यूज़ कल या परसों ही देखे, तो यहाँ पे आके बात करे कि आश्रम रोड पे ही वाज वर्किंग, यहीं पे उनका एजुकेशन, जन्म सब हुआ है। तो बहुत एक अच्छी आपके बात है। को एक्टर है मोनल गज्जर, हाँ, जिन्होंने लैंग्वेज बैरियर को तोड़कर कितनी सारी इंडस्ट्री में काम किया, या लाइक बॉलीवुड भी किया है, या तमिल किया है ना उन्होंने, तेलुगु किया है, बिग बॉस गुजराती किया है, बिग बॉस किया है वहाँ का। सो वो एक और ऐसे एग्जांपल है। आई थिंक व्हाट इज वर्किंग फॉर हर, आई थिंक अननोइंगली, मैंने उनको कभी बोला नहीं है, बट अननोइंगली आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर। शी इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट वर्क इन अ गुड वे, कि यार मैंने ये किया था, अच्छा अब ये नहीं होगा तो चलना हम कुछ मिलके बनाते हैं। तो इट्स अ वेरी ब्रेव थिंग इन अ वे कि यार मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसा कुछ हम बनाते हैं ना यूट्यूब पे, विल क्रिएट सच स्टोरीज वगैरह वगैरह। तो उनका जो काम का एक्सपीरियंस है वो ऑफ कोर्स जब हम काम कर रहे थे साथ में तो दिख रहा था। और सिर्फ आई डोंट थिंक हर बार सिर्फ काम करना
एक्टर्स के लिए एक्टिंग के लिहाज से ही होता है। उसके आसपास के जो वर्क एथिक्स होते हैं, उसके आसपास के जो अंडरस्टैंडिंग अबाउट फॉर एग्जांपल द लाइट्स और माय मेकअप इज़ नॉट करेक्ट सर, आई थिंक मेरी कंटिन्यूटी सही नहीं है। तो ये सारी जो समझ है वो तो काफ़ी बार एक्सपीरियंस के बाद ही आती है। आई डोंट थिंक अ फर्स्ट टाइमर और अ न्यूली एक्टर वुड अंडरस्टैंड सो मच अनटिल अनलेस ही इज़ पढ़ा लिखा है उतना एक्टिंग के बारे में या सिनेमा के बारे में, तो वो नहीं समझेगा कि लाइट कट रही है या मैं आपकी लाइट काट रहा हूँ कि नहीं। तो ये सारी जो समझ है उनकी, प्रमोशंस में जो टैक्टिक्स है, सारी फिल्मों को कैसे पहुंचाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ऑडियंस को क्या कनेक्ट हो रहा है, क्या पसंद आ रहा है। तो आई थिंक ऑफ कोर्स क्योंकि उन्होंने पंकज त्रिपाठी से लेके बिग बॉस तेलुगु में काम किया है, मूवीज की है, इतनी सारी फिल्म्स की है, एंड she has got amazing screen presence, like she looks very pretty on screen and off screen of course, but वो जब आए स्क्रीन पे तो आप ऐसा नहीं होगा कि 2-3 लोग हो और आप उनको नोटिस ही ना करो, आप 110% नोटिस करो। सो ऐसी कौन सी मूवीज है या फिर ऐसे कौन से डायरेक्टर्स हैं जिनकी मूवीज देखना आपको पसंद है, जिनके जॉनर्स आपको देखना पसंद है? आई थिंक जो फिल्में बचपन से मेरे ऊपर बहुत गहरी छाप छोड़ गई है, तो मैं वही मान के चला हूँ कि वो मुझे बहुत पसंदीदा फिल्में हैं मेरी, और इसलिए मैं ये भी मानता हूँ कि वो जॉनर्स सारे बहुत मेरे पसंदीदा है, जैसे कि लगान, जैसे कि स्वदेश, आई एब्सोल्युटली लव राजकुमार हिरानी। एंड देन अभी क्या हो गया है कि फिर सॉरी बट मैं एक्टर हूँ इसलिए मुझे रॉक स्टार बोलना है या फिर तमाशा बोलना है, मुझे वो सब चीज़ें नहीं पसंद। नहीं आपकी नहीं, ऐसी जनरली एक्टर्स बिहेव लाइक दैट, बट आई थिंक कि मुझे जैसे कि बहुत ही ज़्यादा गोर या फिर बहुत ही ज़्यादा एक्शन हो तो मैं नहीं देख पाता, मुझे नहीं पसंद। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जो अरे उसमें तो इससे भी ज़्यादा एक्शन है 10 टाइम्स इनटू दिस, मैं नहीं देख पाता, मुझे नहीं पसंद। लेकिन आप मुझे बोलोगे कि मंजूमल बॉयज़ देख लो तो मैं 2 बार देखूंगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ उस फिल्म के बारे में, मतलब अगर मैं एक्टर नहीं भी होता तो भी मुझे वो चीज़ समझ में आती, तो वो कितनी बेहतरीन फिल्म है। तो ये सारी फिल्में जो है, स्वदेश, गाइड हो गई, मदर इंडिया हो गई, तो इस तरह की फिल्में जो बहुत ही इंडियनाइज्ड हो। मैं ब्रह्मास्त्र जैसे फिल्में करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये सारी फिल्में करने के लिए मर रहा हूँ। अच्छा, ऐसी फिल्में, तो ऐसी फिल्मों का तो मुझे पार्ट होना ही होना है जो बहुत ज़्यादा ह्यूमन इमोशंस के बारे में बात करें, ह्यूमन्स को के बारे में बात करें, उनके असमंजस के बारे में बात करें, प्रॉब्लम्स, इमोशंस, रेदर देन फैंटेसी वर्ल्ड। तो मैंने हैरी पॉटर नहीं देखा है, मैंने ये सारी जो भी है मैंने कुछ देखा ही नहीं है, सो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। तो वो अच्छी बात तो नहीं है, मुझे देखना चाहिए एज एन एक्टर, एज ऑडियंस मुझे देखना ही चाहिए और मैं देखूंगा ही, लेकिन दैट्स नॉट द काइंड ऑफ वर्क और कंटेंट आई एंजॉय। तो ये सारे फिल्में हैं। मुझे भंसाली बहुत पसंद है, संजीला भंसाली, लाइक खास करके उनकी पुरानी फिल्में ज़्यादा पसंद है। पुरानी फिल्मों में से कोई एक मूवी जो आप अभी भी देख के सोचते हो कि शायद ये कैरेक्टर मैं करता तो? इन जनरल नहीं, भंसाली या फिर कोई भी? भंसाली या कोई भी जो आपका। आई थिंक स्वदेश मैं करता मोहन भार्गव। मैं इट वुड बी लाइक, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि वो कैरेक्टर मैं करूँ, क्योंकि मैं उस फिल्म और उस परफॉर्मेंस के और उन सब के ही इतने प्यार में हूँ कि आई डोंट थिंक आई डिजर्व टू, मतलब मैं सोच ही नहीं सकता। बट अगर उसमें क्राउड में भी खड़ा रख दे तो मैं रह जाऊँ। जैसे कि गुजराती में हेल्लारो इज़ माई मोस्ट फेवरेट फिल्म, और इसलिए नहीं क्योंकि अभिषेक शाह मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। बट मैंने उनको बोला ही, और ये हमारे बीच में है भी, कि मैं लाइफ टाइम खफा रहूँगा कि मैं हेल्लारो के एक भी शॉट में नहीं हूँ। उस तरीके से मेरा हक है, इसलिए मैं बोलता हूँ। जो वो वाला गरबा वाला सीक्वेंस है ना, वो हर बार जब मैं और मेरी बहन देखते हैं ऐसा लगता है कि हाँ। सो ऐसी फिल्में, मिर्च मसाला हो गई, ये हो गई, मदर इंडिया, हेल्लारो, सो ये सारी फिल्में जो हमारे आसपास हो रही घटनाओं के बारे में है, हमारे आसपास होती आ रही घटनाओं के बारे में है, कल से हो रही ऐसा भी नहीं है,
तो मुझे ऐसी सारी फिल्मों, अब मुझे पता नहीं इसको कौन से जॉनर में डाल सकते हैं, बट ऐसी सारी फिल्मों में रहना बहुत पसंद है जो बहुत ही रियल बात कर रही हो, जो बहुत ही ह्यूमंस के बारे में बात कर रही है। आपने अपने किसी एक मूवी के रोल के लिए वेट बढ़ा के कम किया था ना? हाँ। सो आफ्टर दैट कैसे मेंटेन रख रहे हो खुद को वापस? सो मैं एक प्ले कर रहा था अश्वत्थामा, और मुझे ऐसा था तब 2018 में कि मैं ऑलरेडी बहुत फिट हूँ एंड आई एम इनटू फिटनेस, मोर देन फिट, आई थॉट आई वाज इनटू फिटनेस, क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है कि सुबह उठ के भाखरी दूध लो, फिर दाल भात शाक रोटली, फिर रात को भी पेट भर के खाओ और थोड़ा चल लो या थोड़ा ये कर लो। लेकिन फिर तब मैंने कुछ टेस्ट करवाए, वो सही नहीं आए, फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। फिर जो आप फिल्म की बात करो दैट वाज सातम आठम, तब मैंने ऑलरेडी वेट रिड्यूस कर दिया था, फिर उसके लिए थोड़ा वेट गेन करना था, आई गेन्ड वेट। फिर अगेन आई वाज डूइंग अ फिल्म कॉल्ड इंटरव्यू, तो उसके लिए मुझे 19-20 साल का लड़का बनना था, आई रिड्यूस्ड वेट। फिर होने तू की विच वाज अगेन एकदम फ्लैम्बॉयंट कमर्शियल रोल, तो उसके लिए एब्स वेब्स बनाने की कोशिश की, वो बनाया। तो ये सारी जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस हुए उसमें एक ही चीज़ कॉमन थी कि मैं अपने आप को ऐसा मेंटेन रखता था और रख रहा हूँ अभी भी, कि मुझे उसमें से किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में जाना हो, प्लस या माइनस में, तो मैं 1-1.5-2 महीनों में जा सकूँ। मुझे उतना टाइम चाहिए कि अच्छा चलो आपको वज़न बढ़ाना है तो ठीक है। और हर फिल्म में ऐसा हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फिल्म्स में होता है। तो लुक्स के साथ और अपीयरेंसेस के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई कर रहे हैं जहाँ जहाँ पे भी पॉसिबल है। उसकी वजह से बॉडी पे इम्पैक्ट है क्योंकि हम सडन चेंजेस कर रहे हो? गुड इम्पैक्ट, नॉट बैड इम्पैक्ट एट ऑल, क्योंकि मैंने वो सारी ऑलरेडी जो मुझे बैड इम्पैक्ट दे रही थी वो सारी चीज़ें छोड़ दी। सातम आठम से पहले ही छोड़ दी? सातम आठम से पहले, मतलब मेरा इतना ज़्यादा बाहर का खाना या फिर ब्रेड कल्चर या पैकेट कल्चर, फूड पैकेट कल्चर था ही नहीं कभी। मेरे माई मॉम एंड डैड वर वेरी स्ट्रिक्ट, स्पेशली माई मॉम, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हर फॉर दैट, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी यही सीख देना चाहूँगा कि प्लास्टिक से, हर तरीके के प्लास्टिक से दूर रहो, और प्लास्टिक के डब्बे में जो आता है, प्लास्टिक के रैपर में जो आता है, वो खाने से भी दूर रहो, बिकॉज इट्स जस्ट केमिकल, इट इज़ जस्ट केमिकल, इट इज़ जस्ट कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू है ही नहीं। घर पे जो बना है वो खाओ। तो हाँ, तब से वैसा ही रहा है। तो वो गुड इम्पैक्ट ये हुआ है कि और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुआ हूँ, और ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। मेरे कोच जय पाठक, उनका ही एल्डर ब्रदर, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी फैमिली के साथ साथ, मेरी सिस्टर्स के साथ साथ, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें मुझे सिखाई। और ये सारी चीज़ें सिर्फ बॉडी पे नहीं, आई थिंक ओवरऑल तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ पे भी, और द वे यू लुक टुवर्ड्स योर लाइफ ऑल्सो रिफ्लेक्ट करती है। थैंक यू सो मच भाई। और अभी 2 मेरे क्वेश्चन है जो मैं सबको पूछता हूँ, आज मतलब पूरा रेडी हो? सो एक चीज़ जो आपको अनकॉमन बनाती है, वेरी हार्ड फॉर मी टू से, क्योंकि ये सेल्फ रिफ्लेक्शन आपने किया हुआ है, आपने इतना टाइम बिताया इंडस्ट्री में, तो यू नो समवेयर कि कुछ तो है वो। आई थिंक I am not looking for I want to be an actor, मुझे सेलिब्रिटी नहीं बनना है। तो हाँ, मैं अगर कहीं पे, शायद ये लंबा जवाब होगा, बट अगर मैं कहीं पे गया और मैं अपने शॉर्ट्स में दूध की थैली लेने जा रहा हूँ अमूल पार्लर पे, और मुझे कोई पहचान गया ये अब वो, तो मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। या फिर मतलब ये नहीं कि मेरे में एस्थेटिक सेंस नहीं है कि मैं कहाँ पे कैसे जा रहा हूँ, दैट इज़ अ होल डिफरेंट थिंग टू टॉक अबाउट, बट आई डोंट वांट पीपल कि मैं सामने से ये नहीं चाहता कि मैं सामने से ऐसा कुछ करूँ कि लोग मुझे जाने। जब जानना होगा तो मेरे काम से मुझे जान जाएंगे, दैट्स इट। ओके। और एक सीख जो आप फ्यूचर एक्टर्स, क्रिकेटर्स को देना चाहते हो? क्रिकेटर्स का तो आई माई सेल्फ एम फील्ड क्रिकेटर, तो मैं क्या ही सलाह दूंगा। नहीं, ये होता है सक्सेस आप डिसाइड कर रहे हो ना, पर जहाँ तक भी आप पहुँचे हो। नहीं, आई थिंक आई थिंक मैं न्यू कमर तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं 20-25 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं। लाइक आई डिड माई फर्स्ट फिल्म बैक इन 2016, दुनियादारी। 2025 में बात कर रहे हैं, 9 साल हो गए। लेकिन एक चीज़ जो मैंने बहुत नोटिस की है, विच इज़ वेरी डेंजरस, कि अगर आपने कोई भी एक फिल्म की है, उसमें छोटा रोल किया या लीड रोल किया है,
मेजोरिटी जिन्होंने बड़ा या लीड रोल किया है, तो वाइल प्रमोटिंग द फिल्म जो 500,000 लोग को मिलते हैं, सेल्फीज खिंचाते हैं, या तो फिर प्रीमियर्स पे जो लोग मिलते हैं, या तो बहुत अच्छा लग रहा था या लग रही थी, या तूने मस्त काम किया है, उतनी तारीफ से वो जो अपने आप को समझने लगते हैं, दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग. दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग. आई यूज टू से कि प्लीज़ ऑलवेज कीप वर्किंग हार्ड, बट आई थिंक वो सब करते ही है अपनी अपनी तरीके से. वो आई थिंक हार्डवर्क करने से ज़्यादा कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करना इज़ मोर टफ. तो वो तो अपने आप ही सीख जाएंगे. लेकिन ये हवा में आ जाना कि नाउ आई हैव अराइव्ड, आई एम समथिंग, यही इसी का वेट कर रहे थे लोग. ये जो एटीट्यूड है, बी इट मेल एक्टर, फीमेल एक्टर और एनीबडी, नॉट जस्ट द इंडस्ट्री, वो ख़त्म कर देगा. सो बी एज हम्बल एज यू कैन, क्योंकि ट्रस्ट मी, तुम कितने भी बड़े स्टार या एक्टर हो, एट द एंड ऑफ द डे लोग यही याद रखेंगे कि तुम इंसान कैसे हो. दैट इज़ इट. क्योंकि मूवीज़ सारी इंडस्ट्री में से जो आर्टिस्टिक इंडस्ट्री होती है ना, उसमें मूवीज़ ऐसी है कि आपको हर बार ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है. क्योंकि पिछला क्या गया वो जाने देना पड़ता है और फिर शुरुआत करना. एंड आई ऑल्सो थिंक कथन कि मेरा क्या है, मेरे केस में भूल भी चुका हूँ पहले, कि मेरे लिए इट्स वर्क एंड आई फिनिश माई वर्क एंड आई गो टू माई फैमिली. सो इट्स जस्ट प्योर दैट. मतलब मैं ये आई डोंट मिक्स इट अलॉट कि मेरे जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स और फैमिली है वो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है. तो इनफैक्ट मैं जब जाता हूँ और किसी को मिलता हूँ तो मुझे इनफैक्ट एक फ्रेश अप्रोच मिलता है. आई थिंक आई वोंट से अ प्रॉब्लम, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई नो, उनके फ्रेंड्स को या फैमिली करो या जो भी उनके सेलिब्रेशंस को, वो इन्हीं सारे लोगों के साथ है. आई डोंट नो इफ दे आर लॉयल टू ईच अदर एज वेल. आई एम नॉट श्योर कि वो एक दूसरे से लॉयल है. तो फिर वो सब करना और फिर एक दूसरे से बोला उब जाना कि यार इसका तो है, ओ हाय क्या रहा अभी तू, क्या रहा अभी तू, वॉट एवर, वो सब करना. उससे अच्छा है कि जहाँ पे कनेक्ट कर पाओ एज ह्यूमन, वहाँ पे रिलेशन रखो, वो इंडस्ट्री में से हो या नहीं हो. बाकी से इतनी क्लोजनेस बढ़ा नहीं क्यों है, और फिर खराब बोलना क्यों है. एक और है मेरा, पूछो. क्यों आपको किसी भी चीज़ का मतलब डर लगता है, फियर फील होता है जब आप ऐसे करियर को भी चूज कर रहे हो? करियर वाइज, पर्सनल लाइफ, एनीथिंग. पर्सनली मैं फ़िलहाल बहुत ही टेंडर फेज में से जा रहा हूँ. बिकॉज हो ये रहा है कि मेरी 3 सगी बड़ी बहनें हैं, एंड देन मी, आई एम 28 years old. My father is 72, my father is 71, my mom is 69 or something. हाँ, 69 and half. अभी 70 उनको बैठेगा 2 महीने में. तो बहुत डर है उनको लेके. I just want to be with them as long as I can, and more than that I just want to be very happily with them. क्योंकि उनके आसपास के जो उनके एज के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी बीमारियां बढ़ रही हैं, कोई जा रहा है, बहुत सारा ऐसा हो रहा है. बट और ये मैं यंगस्टर्स को कहना चाहूँगा कि यार जस्ट लिसन टू देम, जस्ट लिसन टू सीनियर सिटीजन्स. वो आपको लग सकता है कि बकवास कर रहे यार, क्या एक મમ્મી તમે ત્રીજી વાર આ વસ્તુ બોલ્યા, તમને નહીં ખબર પડતી. બટ ट्रस्ट मी, यू हैव नो आइडिया हाउ वुड यू रिएक्ट व्हेन यू आर 70. और ऐसा नहीं है कि मैं हर बार सही होता हूँ, मैं बहुत शांति से सुनता हूँ, मैंने भी गलतियाँ की हैं. लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं जो सीखा हूँ, मैंने जो अपने आप में महसूस किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ ऐसी सिचुएशन में ये सोचा है, व्हाट इफ़ दे आर नॉट देयर, व्हाट वुड आई डू विदाउट देम. क्योंकि उन लोगों ने जो अचीव किया है, हम सबके पेरेंट्स ने, उसका अगर 10% भी हम लाइफ में अचीव कर ले तो बहुत है. और सबके अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशंस और डायनामिक्स अलग होते हैं. लेकिन मैं जिस तरीके से बड़ा हूँ, तो मैं अपने पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ कि मैं उनके बिना कुछ नहीं हूँ और कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में. विदाउट माई फैमिली, माई सिस्टर्स एंड माई पेरेंट्स, आई एम ज़ीरो. ये जो आपने कहा ना, आपके 70s में पहुँचे, मेरे 60s में पहुंचने वाले. स्टिल ये चीज़ होती है, कई बार रात को रेंडमली ये थॉट आ जाता है
और वो थॉट इतना ज़्यादा चल जाता है कि सुबह के 4-5 बज जाते हैं, यस यस और उस समय ग्रैंड पेरेंट्स भी याद आ जाते हैं, यस, क्योंकि वो मोमेंट्स पता नहीं क्यों आंखों के सामने से नहीं वो जाते। होता है। और इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप 2 बजे रात को पानी पीने किचन में गए और देखा कि पापा या मॉम का रूम है, तो यू विल जस्ट ओपन द डोर एंड सी के देख सांसें लेते चल हैं, रही है, हाँ। हाँ पेट हिला, ऐसा ये हद तक जा सकता है ये चीज़। हाँ, ये जाती है सो ये है, बट आई थिंक पार्ट एंड यही, और पार्सल। यही ब्यूटी है, यही दिस मेक्स ह्यूमंस स्पेशल। मैंने एक पॉडकास्ट देखा था ना, उसमें ये चीज़ के बारे में जय शेट्टी और विल स्मिथ ने किया था। उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर बात की थी, जहाँ पर उन्होंने मेंशन किया था कि विल स्मिथ के पापा को कैंसर था। सो डॉक्टर ने बोला था कि बस तुम्हारे पास 2 महीने अब। सो तब तक वो अपने पापा को साल में एक बार मिलते थे, बिकॉज उनकी मॉम का और पापा का कुछ हुआ था अर्ली एज में। सो वो 2 महीने वो ऐसे मिलते थे कि अगर मिल रहे हैं तो हाश, और अगर दूर जा रहे हैं तो आंसू। पर वो करते करते वो 6 महीने तक जिए। वेरी नाइस, क्या बात है। सो तब उन्होंने कहा कि हमारे सारे हेलोस और सारे बाइस ऐसे ही होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी ये मानता हूँ। और आता है ये सब करते हुए भी एक फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट आ जाता है कि नहीं समझना यार, व्हाट अबाउट मी, मेरा क्या, मेरे आसपास क्या। बट स्टिल यार, टू ऑल द यंगस्टर्स, आई थिंक आज की जो जेन जी जो है, दे आर एक्सट्रीमली स्किलफुल, बहुत स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। देयर आर 2 टाइप्स बट जेन जी, एक है बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और एक है जो पूरा ही ऑफ ट्रैक है। हाँ, तो मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उसका इंग्लिश आप देख लो, ओवर स्मार्ट, बट आई मीन नहीं, आई थिंक एक तो ये भी हो गया है कि सारे पॉडकास्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा हम जेनजीज को ब्लेम भी करने लगे, कर रहे हैं, हाँ। तो बहुत ज़्यादा उन पे ये हो वो गया भी, है। हाँ, प्रेशर तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है। हर जनरेशन में कुछ ना कुछ तो नया गैप है। रहेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा लगेगा जो हमारे में था ना वो इसमें नहीं, वो तो हर जनरेशन में लगेगा। लेकिन इवन पीपल ऑफ माई एज और anybody who is young and who has to deal with senior people, I think थोड़ा और ज़्यादा काइंड होना चाहिए, थोड़ा और ज़्यादा हम्बल और ज़्यादा भले ही पेशेंट उन्हें, होना चाहिए कि हाँ, भले अच्छा उन्हें बोल लो, हाँ क्या बात है, आपने दूसरी बार बोला, कोई बात नहीं, बट ऐसी बात है। अगर व्हाट्सएप नहीं आ रहा है उन्हें यूज़ करना, हाँ, ये ऐप तो नहीं आ रही है, तो उन्हें शांति से बताओ। उन्हें सीखना भी नहीं है, बट but यार they हाँ just यार, need like, time, आपका सोचो time यार, चाहिए। मतलब जो पीढ़ी, मतलब आई थिंक अगर आई एम 96 बॉर्न, तो वी आर द लास्ट वन के जो मोबाइल के पहले, मोबाइल के बिना जिनका जन्म हुआ था, राइट? हुआ, यस। अभी इन लोगों की तो लाइफ में मोबाइल का इंट्रोडक्शन ही लेट 50s या 60s में हुआ यार। जस्ट इमेजिन कितने फास्ट लर्नर है। हमने ऐसे सीरियसली नहीं सोचा कभी। आज से 50-60 साल बाद हमें कोई ऐसा कुछ गैजेट आके दे दे कि ना ये है और इसमें सब कम्युनिकेशन करना है, तो यार हमें कितना सफोकेशन होगा कि किससे सीखूं, कैसे सीखूं। और तब हम किसी से सीखना चाहे और वो कहे कि नहीं भाई मेरे पास टाइम, अरे ऐसे होता है यार, इतना तो देख लो। तो हाउ रूड एंड हाउ इनह्यूमन इज दैट, डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। ऑफ कोर्स यार। बट आई थिंक वो भी है जो रहे होंगे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या पेरेंट्स के साथ या ऐसे लोगों के साथ, उनको थोड़ा आइडिया होगा ही। जॉइंट फैमिली का फर्क पड़ता है। हाँ, जैसे कि मैं जितनी भी फिल्में की हैं, सिद्धार्थ रांदेरिया, टीकू तलसानिया सर, सिद्धार्थ रांदेरिया सर, हितेन सर, हितू कनोडिया सर, सुप्रिया पाठक मैम, ट्रस्ट मी, मैंने किसी भी को एक्टर्स के साथ इतना कनेक्ट नहीं किया जितना मैं उन लोगों के साथ कर सका हूँ। क्योंकि आई वोंट से कि वो मेरे पेरेंट्स जैसे, लेकिन वो मुझे वो छवि दिखी जाती है उस हिसाब से, वो तरह की रिस्पेक्ट मुझे देखी। आई कैन नेवर बी फ्रेंड्स विद देम, आई कैन नेवर बी लाइक यो बडी व्हाट्सअप। सिद्धार्थ सर वुड जोक अराउंड, सिद्धार्थ सर कैन बी फ्रेंडली विद मी। उनको ये होता है, वो एज में ये हो जाता है कि हम कैसे यंग जैसा बिहेव करें। बट मुझे तो आई एम वेरी, वो हो जाता है मुझे कि यार आई हैव टू बी वेरी, और वो नेचुरली होता है, रिस्पेक्टफुल एंड काइंड एंड टेक अटमोस्ट केयर ऑफ देम। लास्ट सवाल आपके लिए कब से मैं बोल रहा हूँ, पर ये वाला लास्ट, व्हाट इज़ द एंड गोल भाई? क्योंकि आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है, आपको सेलिब्रिटी भी नहीं बनना है, बन गए तो इट्स ओके। हाँ, मतलब फोर्स्ड सेलिब्रिटी मुझे वो नहीं बनना है कि मैं एयरपोर्ट लुक पहन के जैसे होता है हमारे इवेंट्स में होता है। और मैंने ये कंप्लेन भी की थी कि अगर मैं अपने ही किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ और मॉल में जा रहा हूँ,
तो हाँ सर आप आ जाओ, गाड़ी रख देना, मैं चला लूँगा। 2 बाउंसर मैंने रखे, पर मैंने बोला किस लिए रखे हैं? ऐसा तो है नहीं कि 500 लोग मेरे पीछे टूट पड़ रहे हैं। मैं सलमान शाहरुख तो हूँ नहीं, किसी के साथ नहीं हो रहा है बाय द वे ये यहाँ पे। तो मैं बाउंसर लेके घूमूं और फिर वो बाउंसर बेचारा शिद्दत से अपनी ड्यूटी कर रहा है कि कोई दिख रहा है तो तो वो बंदा गाली तो मुझे दे रहा है कि कौन है भाई तू? सर मैं क्यों फोकट की गाली खाऊं, मुझे चाहिए ही नहीं। बेचारे बाउंसर्स भी गाली क्यों खाए, वो भी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। तो ये सारी चीज, ये जो है ना, जो फेक सारी चीजें, मुझे उन चीज़ों से तकलीफ है। लेकिन अगर वो चेहरा हूँ जो 500 के कैंसर पेशेंट्स को जाके खुशी दे सकता हूँ, तो वो चेहरा मैं बनना चाहूँगा, वो इवेंट में मैं जाना चाहूँगा। ऐसी बात है। और एंड गोल, ट्रस्ट मी, आई स्वेयर, आई लव प्लानिंग, बट करियर वाइज आई हैव नेवर प्लान्ड एनीथिंग। एंड आई थिंक क्योंकि मैं हर प्रोजेक्ट को जितनी ऑनेस्टी के साथ अप्रोच करता हूँ, आई डोंट गो टू पार्टीज, आई डोंट, नॉट दैट आई डोंट लाइक पार्टीज। अगर लोगों को ऐसा है, अगर अपकमिंग एक्टर्स को ऐसा है कि ये सोशलाइज करने से फिल्में मिलेगी, ये नहीं, तो मेरे ये साल 4 फिल्में आई 2024 में, मैं एक भी पार्टी में नहीं गया, मैं एक भी पर्सनल फंक्शंस में नहीं गया। तो अगर तुम्हारा काम सच्चा और अच्छा है तो तुम्हें काम देंगे लोग, एज सिंपल एज दैट। तो एंड गोल यही है कि बहुत अच्छा काम करना है और उतनी ही प्रायोरिटी फैमिली को देनी है। एंड स्मॉल डिसेंट गुड सर्कल, गुड पीपल हु रियली मीन टू यू, वो बनाए रखना है लाइफ टाइम। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट पर आने के लिए। और जो मैंने सोचा था वहाँ से हम कहाँ कहाँ घूम के आए, मतलब क्रिकेट और ये बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड यू नो व्हाट, आई थिंक ये हर पॉडकास्ट में, मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट में मेरे साथ होता है कि आई डोंट नो, वो कुछ नया डिस्कवर होता है एवरी पॉडकास्ट में। True. तो आई हैव डिस्कवर्ड सो मैनी न्यू थिंग्स इन दिस पॉडकास्ट। और शायद मैं जो अपने घर पे अपनी सिस्टर्स या किसी के साथ बात करता हूँ, वो सारी बातें मैंने तुम्हारे साथ शेयर की, एंड इट नेचुरली केम, इट वाज very nice talking to you. So thank you so much for having me. Thank you. And all the very best. And please subscribe to Uncommon podcast, क्योंकि ये सच में वाकई बहुत ही अनकॉमन पॉडकास्ट था, ऐसा मुझे तो लगा, आपको भी लगा होगा। तो ये है, तो मैंने तो एक ही किया, लेकिन ये लोग तो बहुत सारे पॉडकास्ट करते, तो सारे देखो, मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।